देखिए बजट रिफॉर्म्स में हम, वैसे तो गवर्नमेंट ने 4 बजट रिफॉर्म्स लेके आई थी, लेकिन 3 इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो जो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं हम वही पढ़ेंगे, जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। सो गवर्नमेंट हैज ब्रॉट मैनी रिफॉर्म्स रिगार्डिंग बजट प्रेजेंटेशन। ठीक है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले ही। ये पहले आपका लास्ट वर्किंग डे को होता था फैब को प्रेजेंट बजट, फैब 28 और 29 it was presented, but it has been preponed by 1 month. Okay, now it is presented on first working day of February. Then second is merger of railway budget and general budget. And third is abolishing the distinction between planned and non-planned expenditure. These 3 reforms have been taken by government. Okay, so first is preponement, second is merger, and third is abolishment of your planned and non-planned merger and non-planned budget. Now, one more reform was there, okay, that has not been implemented. That is to align the financial year with the calendar year. अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से कब चलता है? अप्रैल टू मार्च, 1st of April to 31st of March। और आपका जो कैलेंडर ईयर है वो होता है आपका 1st of January to 31st of December। ठीक है, तो अभी आपका फाइनेंशियल ईयर अलग है, कैलेंडर ईयर अलग है। जबकि जो आपकी ज्यादातर एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो इसको फॉलो करती है, कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो अभी क्या प्लानिंग है कि हम अपने कैलेंडर ईयर को, अपना जो फाइनेंशियल ईयर है उसको इसके साथ मर्ज करने के मूड में। तो जब ये, इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, इसके बहुत सारे एडवांटेज है अगर कर देंगे मर्ज तो। सबसे ज्यादा तो आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि एमएनसीज को अपने अकाउंट कीपिंग में बहुत हेल्प रहेगी। अभी उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो अपना जो अकाउंट कीपिंग रखते हैं वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से रखते हैं, लेकिन जब उनको इंडिया में आना होता है, पे करना होता है टैक्स वगैरह, वो उनको इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रखना पड़ता है। तो दोनों क्या है, अलग अलग है, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और थोड़ा एक, जब जब आपका मॉनसून गड़बड़ आता है, जब जब मॉनसून प्रॉब्लम होगी या आपके ड्रॉट कंडीशंस बनेंगी, जब भी मॉनसून प्रॉब्लम होती है, ड्रॉट कंडीशंस बनती है, तो हमेशा इसकी डिमांड उठती है कि आप कैलेंडर ईयर के साथ उसको क्या कर दो, उसको अलाइन कर दो। क्योंकि अगर मैं जनवरी से लेके आपका, अगर मैं दिसंबर तक कर देता हूँ अपना कैलेंडर, ये फाइनेंशियल ईयर, तो जो मॉनसून का प्रॉब्लम है वो काफी हद तक हमारा क्या है, दूर हो सकता है। अगर अच्छा मॉनसून आए तो भी फायदा है, अगर मॉनसून अच्छा नहीं आए तो भी फायदा है। मतलब यहाँ पे डेटा आपको जल्दी मिलेगा और एक्यूरेट डेटा मिलेगा। लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हमने 3 इम्प्लीमेंट की है, तो तीनों हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट हैज ब्रॉट मैनी रिफॉर्म्स रिगार्डिंग बजट प्रेजेंटेशन। सम ऑफ दीज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। ओके, 3 हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, 3 इम्प्लीमेंट कर दी हमने, एंड अदर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द नियर फ्यूचर।
अभी तो कोरोना आ गया, नहीं अगर कोरोना नहीं आया होता तो होपफुली हमने ये वाला भी इम्प्लीमेंट कर दिया होता। कोरोना की वजह से तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, कोरोना की वजह से आपका FRBM एक्ट था जो हमारा, उसके जो टारगेट्स थे वो भी अचीवेबल नहीं है अब तो। ठीक है, वो भी सारे उनसे क्या हो जाएगा, डेविएशन। और डेविएशन भी बहुत हाई डेविएशन है। ठीक है, जो FRBM में लिखा हुआ है कि आप फिजिकल डेफिसिट से 0.5% से ज्यादा डेविएट नहीं कर सकते। 0.5% से ज्यादा डेबिट नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा है कि हमारा 2021 का जो आपका फिजिकल डेफिसिट रहा है 9.5% रहा है, और फिजिकल ईयर 22 में हमने क्या रखा है उसी को 6.8%। जबकि रहना कितना चाहिए था हमें, 3.5 के आसपास, 3.5 के आसपास अचीव करना था। मतलब 2022 तक हमें 22, 23 तक 2.5% अचीव करना था। दैट इज नॉट अचीवेबल। इस साल का आपका 6.8% है, ये फिजिकल ईयर 22 चल रहा है, और हमारे टारगेट कौन से फिजिकल ईयर थे फिजिकल ईयर 23 तक, जो FRBM एक्ट के टारगेट है। फिजिकल ईयर 23 तक 2.5% आपको अचीव करना था, तो 6.8 से डायरेक्ट 2.5 पे तो आप जा नहीं सकते। ठीक है, अभी तो कोरोना की सेकंड वेव आई है, अभी थर्ड आएगी। इसी वजह से हमारा डेट टू GDP रेशियो भी काफी बढ़ गया है। जो हमारा उधारी है, बोरोइंग है, डेट टू GDP रेशियो भी हमारा काफी हाई हो गया है। 70% से ऑलमोस्ट 90% के आसपास पहुंची। ये चीजें आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा तो अब हो नहीं सकता, क्योंकि कोरोना की वजह से सारा का सारा जो आपका फिजिकल प्रूडेंस था, या फिजिकल जितना भी आपका हमको डेफिसिट कम करना था, फिजिकल कंसोलिडेशन करना था, वो सब चीजें अब नहीं हो सकती। तो बजट का जो फोर्थ रिफॉर्म है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, तब देखेंगे कि क्या है। ठीक है, ठीक है, कौन कौन से रिफॉर्म हमने इम्प्लीमेंट किए वो देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ से आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स में नहीं आएगा, मेंस में क्वेश्चन आएगा। सीधा पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बजट रिफॉर्म्स एंड व्हिच बजट रिफॉर्म्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। सो दीस थ्री रिफॉर्म्स वी हैव इम्प्लीमेंटेड। फोर्थ रिफॉर्म भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फोर्थ रिफॉर्म के मैंने आपको दो एडवांटेज बताया। ठीक है, एक मानसून वाला इसमें भी थोड़ा फायदा है। उसमें जब जब आपका मानसून गड़बड़ आता है ना, तब तब उसकी आपकी डिमांड उठती है कि इसको अलाइन कर दिया जाए। तो हमने कौन कौन से रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किए, पहला तो एडवांसमेंट ऑफ बजट प्रेजेंटेशन डेट। ठीक है, हम देख चुके हैं कि 1 महीने हमने एडवांस कर दिया। ठीक है, उसके एडवांटेज भी हम देख चुके हैं, अभी वापस से देखेंगे डिटेल में। सेकंड, हमने रेल बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया। ठीक है, अब इनके एडवांटेजेस भी हैं और एक दो डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आपको सारे पेपर में लिखने होते हैं। हर चीज का ये तो है नहीं कि सिर्फ एडवांटेजेस होंगे। अब कोरोना भले से कितना ही प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन उसका भी एडवांटेज है कि आपका पॉल्यूशन कम हो गया। ठीक है, डिजिटल डिवाइड थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, हर जगह पे आपने डिजिटाइजेशन कर दिया है। ठीक है, एजुकेशन का, सब जगह हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह, तो कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं उससे। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उसके डिसएडवांटेज। एवरीथिंग हैज एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। तो आपको दोनों एंगल से देखना होता है। ठीक है, यू हैव टू सी दी बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। ऐसा नहीं कि आप पेपर में अच्छे अच्छा लिख के आओ। मान लो आप गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा सपोर्टर हो तो आप अच्छे अच्छा लिखे, नहीं, दोनों चीजें होंगी, दोनों चीजें आपको लिखनी है। ओके, मर्जर ऑफ रेल बजट एंड जनरल बजट सेकंड, ये अभी तक नहीं पूछा गया मेंस में, ये वाला पूछा जा चुका है। ये वाला नहीं पूछा गया है और ये वाला नहीं पूछा गया। ठीक है, ये दो नहीं पूछे गए। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, 10 या 15 मार्क्स में पूछा गया। नाउ थर्ड इज स्क्रैपिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो तीन रिफॉर्म्स है हमारे, अब उनके एक एक करके हम डिसएडवांटेज एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांस प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, फर्स्ट रिफॉर्म इज एडवांस प्रेजेंटेशन ऑफ बजट।
ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक फैब को लेके आओ बजट, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव करा लो, कब तक, 31 मार्च तक। कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव कराने का मतलब दोनों हाउस से पास करा लो और प्रेसिडेंट अपना असेंट दे दे, तो बजट आपका 31 मार्च को पास हो गया, तो 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। तो अब ना तो आपको वोट ऑन अकाउंट लेने की जरूरत पड़ी, ठीक है, बाकी सारे भी आपको कहीं पे भी फंड देना आप इकट्ठा दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो 2 से 4 महीने आप वोट ऑन अकाउंट लेते थे वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू हैव द बजट कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव बाय पार्लियामेंट, ठीक है, एंड असेंटेड टू इट बाय द प्रेसिडेंट, and all allocations to be disseminated before the beginning of the financial year, that is on April 1st। आपके पास सारा पैसा इकट्ठा आ गया, अब आप किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए पैसा दे सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप वोट ऑन अकाउंट लो, ठीक है, 1/6 पार्ट आपने वोट ऑन अकाउंट में ले लिया, फिर आप 2 से 4 महीने में कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसके लिए क्या आप थोड़ा पैसा दे पाओगे, वो प्रोजेक्ट अपने फुल फ्लैट पेस पे नहीं चल सकता। जैसे आपको हाईवेज बनाने, अब आप थोड़ा पैसा अभी दोगे लेकिन उसको इकट्ठा पैसा चाहिए, सारा उसको भी पे करना है, तो वहां पे फुल फ्लैश पेस पे नहीं चलता था आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सारा पैसा एक साथ होगा, तो आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो और आगे भी आप आसानी से पैसा दे सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस। पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपका वोट ऑन अकाउंट एलिमिनेशन होगा। अगर आप बजट को 31 मार्च तक करा लेते हो पास, तो फिर आपको वोट ऑन अकाउंट लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। सिंपल है, वोट ऑन अकाउंट क्यों लेते थे, क्योंकि आपका मार्च तक पास नहीं होता था, इसलिए हम वोट ऑन अकाउंट लेते थे। सेकंड, आपके पास सारा पैसा एक ही साथ आ गया, तो आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो। सो एश्योर्ड रिसोर्सेज इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ, सो प्रोजेक्ट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड एट ए फास्टर पेस, ठीक है। अब आपके पास सारा पैसा एक साथ है तो आप बेटर प्लानिंग कर सकते हो। जैसे आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ चाहिए थे और आपको ये एक साथ अमाउंट चाहिए, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट फास्टर पेस पे एग्जीक्यूट करना है, लोगों को भी पैसा देना है, जो भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं। अब मैं आपको पहले 20 करोड़ दूं, ठीक है, फिर 20 करोड़ देने के बाद आप 2 से 4 महीने के लिए तो आपको इसी में काम चलाना है। जब तक आपके पास 2 से 4 महीने में हो सकता है आपको 100 करोड़ एक साथ दे दिए होते तो आप इसी में टाइम पीरियड में पूरा काम करते थे, लेकिन आपके पास जो पैसा आएगा वो तो 2 से 4 महीने के बाद, जब बजट पूरी तरह से पास हो जाएगा तब आता, तो आप प्रोजेक्ट को उतनी पेस पे नहीं चला सकते, आप बेटर प्लानिंग नहीं कर सकते आगे की। तो यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट्स आपके डिले हो जाते हैं, इस वजह से एक साथ पैसा आने से आपको बड़ा फायदा, ठीक है, क्लियर। फिर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी पता रहेगा शुरू में ही कि गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर को कितना पैसा देने वाली है, अप्रैल में पता चल जाएगा उसको, वो भी अपनी उसी हिसाब से बिडिंग करेगा, उसी हिसाब से इन्वेस्ट करेगा कि कौन से सेक्टर को कितना पैसा मिलने वाला है, या गवर्नमेंट कौन कौन सी चीजें प्रोक्योर करने वाली है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर को आसानी से पता रहेगा गवर्नमेंट की जितने भी वो है, जो भी प्रोजेक्ट चलाने वाली है, या प्रोक्योरमेंट ट्रेंड्स के बारे में क्या क्या उसको प्रोक्योर करना है, ठीक है, उसी हिसाब से वो अपना बिजनेस प्लान डिजाइन करेंगे। अदरवाइज पहले उनको पता ही नहीं होता था, 2 से 4 महीने में तो कुछ होता ही नहीं था जब तक वोट ऑन अकाउंट चलता रहता। अब सारा पैसा इकट्ठा एक साथ आ गया तो गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से प्लानिंग करेगी कि इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर वाला भी अपना उसी हिसाब से प्लान करेगा, ठीक है, कि कौन कौन से सेक्टर को ज्यादा पैसा मिलने वाला है, उसी हिसाब से मैं अपनी प्लानिंग करूँ, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप होगा, ठीक है, जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर डेवलप होगा उतना ही ज्यादा लोगों को वो मिलेगा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर मार्च रश होता क्या था, पैसा आपका लेट पहुंचा, आपका पैसा पहुंचना चाहिए था अप्रैल में, लेकिन आपका उस समय तो वोट ऑन अकाउंट चल रहा है 2 से 4 महीने, उसमें तो ज्यादा कुछ आप खर्च कर नहीं सकते। फिर आपका मान लो मई या जून में आपका बजट पास हुआ कंप्लीट, मई और जून में पास होगा, पैसा पहुंचते पहुंचते जुलाई, डिपार्टमेंट्स को पैसा पहुंचेगा जुलाई आ गया,
जुलाई आ गया, मानसून आ गया। अब मानसून आ गया तो कैसे काम करोगे आप बारिश में? तो फिर मानसून खत्म होगा, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में खत्म होगा, तब आप काम शुरू करोगे। लेकिन आपके पास बहुत कम टाइम पीरियड बचा है जिसमें कि आप वो पैसा यूटिलाइज कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे मार्च आता जाएगा, जैसे ही मार्च आएगा आपको पता चलेगा कि आपने तो पैसा खर्च ही नहीं किया जितना आपका अलोकेट हुआ था। तो आप क्या करोगे, फिर मार्च रश, उल्टी सीधी चीजों पर पैसा खर्च करोगे, क्योंकि अगर आपने फंड खर्च नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा। तो मार्च रश में क्या है, आप ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करने लग जाते हो जिनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फंड खत्म करना है। नहीं तो अगली बार गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देगी कि आपने पुराने ही खर्च नहीं किया तो हम आपका एलोकेशन कम कर देते हैं। तो इस वजह से अननेसेसरी चीजों पे खर्च होता था पैसा, क्योंकि आपके पास टाइम बचा ही नहीं। सीधी सी बात है ना, जब आपका अप्रैल में पास हो जाएगा तो मेरे पास देखो, अप्रैल में पास होगी तो अप्रैल मई जून, ठीक है, ये 3 महीने पूरे हैं। इन 3 महीनों में काम कर सकता हूँ अच्छे से, कंस्ट्रक्ट जो भी काम करना है। फिर जो मानसून वाला टाइम आएगा उसमें मैं जो पुराने कैपिटल एसेट्स है उनको मेंटेनेंस कर लूँ। उनका मेंटेनेंस तो आपका क्या है, मेंटेनेंस में तो कोई जरूरत नहीं है आपको, मानसून कोई दिक्कत देता नहीं है। फिर जैसे मानसून खत्म होगा वापस से मैं इन प्रोजेक्ट को शुरू कर दूँ। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपका प्रोजेक्ट ही शुरू कब हो रहा है, अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में। तो क्या वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, नहीं होगा। अगर आप उसको टाइम पे पास करा लेते हो तो ये आपको जो टाइम पीरियड है ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो पहले इतनी प्रॉब्लम होती थी, जो आपका पैसा है वो सही टाइम पे नहीं पहुंच पाता था, बजट पास होता था, उसके बाद मानसून आ जाता था, मानसून के बाद आप काम कर नहीं सकते, मानसून में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते, दिक्कत होती है बड़ी। ठीक है, तो उसके बाद फिर मानसून खत्म होने के बाद आप प्रोजेक्ट शुरू करोगे, प्रोजेक्ट शुरू करोगे तो फिर उसमें टाइम इतना नहीं मिलेगा, तो आपका पैसा खर्च नहीं कर पाओगे, तो फिर मार्च में आप उल्टी सीधी चीजों पे खर्चा करोगे। तो मार्च रश का प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज, ठीक है। मनी आपकी जो है, money will reach on time to different departments and the project will not be delayed due to monsoon. Okay, these are the advantages, ठीक है। ये एडवांटेजेस है आपके किसके, जो हमने बजट को प्रीपोन किया, ठीक है। दीज आर योर एडवांटेजेस। क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा वो कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस है कि इनको समझने में आपको कुछ ज्यादा दिक्कत हो। कंसर्न्स, कंसर्न्स क्या है, वो कंसर्न्स भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। पहला तो क्या कंसर्न है, अब पार्लियामेंट को बड़ा कम टाइम मिल रहा है बजट को पास करने के लिए, ठीक है। तो गुलीटोन वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, बजट का पास करने के लिए बहुत कम टाइम मिल रहा है, पूरी तरह से डिस्कशन नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि पहले आपका फैब में आता था बजट, फिर उसके बाद डिस्कशन होता था, फिर ये पार्लियामेंट्री कमिटीज को भेजा जाता था, फिर आपका मई जून में जाके, अप्रैल मई में जाके आपका पास होता था। अब आपको क्या है, 1 फैब को लाना है और उसको 31 मार्च से पहले पास कर लेना। थोड़ा सा टाइम कम हो गया, ठीक है, रिड्यूस टाइम हो गया, चलो ठीक है, कोई नहीं, वो एक कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, वो पहले भी हो ही रहा था, जो आपका सारी तो डिमांड हम वैसे भी डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, इसमें कोई ज्यादा फर्क। सेकंड प्रॉब्लम है, पहले आपको डेटा जैसे आपका अभी 20, जब हमने बजट लेके आए तो हम बजट लेके आए 2021-22 के लिए, ठीक है। और जो आपका डेटा है, हम पुराना वाला डेटा भी डालते हैं यहाँ पे, तीनों होते हैं ना, इसका क्या होता है आपका एस्टिमेट वाला और रिवाइज वाला, और यहाँ पे इसका एस्टिमेटेड होता है, और जो आपका इससे पिछले साल का था उसका क्या होगा, एक्चुअल। अब देखो, जब आपने इसका रिवाइज्ड डेटा दिया, जब बजट आप लेके आए तो पहले क्या होता था, पहले आपके पास जो रिवाइज डेटा होता था वो 28 या 29 फैब तक, मतलब फैब का भी पूरा होता था आपके पास, क्योंकि आप फैब के लास्ट डे को बजट प्रेजेंट करते थे। तो आपके पास डेटा मतलब ऑलमोस्ट एक्चुअल जितना डेटा होता था, कि आपने फैब तक सिर्फ एक मार्च ही बच जाता था जिसका डेटा नहीं होता था, तो हमें पिक्चर थोड़ी क्लियर दिखती थी कि एक्चुअल में क्या क्या रहेगा। लेकिन अब क्या है, जब आप बजट लेके आते हो तो आप 1 फैब को ले आते हो, अब 1 फैब को ले आते हो तो आपके पास डेटा कब तक का रहता है, सिर्फ 31 जनवरी।
यानी अब आपके पास 2 महीने का डेटा नहीं होता है, फेब का और मार्च का। तो जब आपका ये रिवाइड और एक्चुअल जब आता है तो उनमें काफी डिफरेंस मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फेब और मार्च जो है आपके 2 महीने का डेटा हमारे पास नहीं है। आज की डेट में अगर हम बजट लाते हैं तो हमारे पास 2 महीने का डेटा नहीं होता है, जबकि पहले जब हम बजट लेके आते थे तो हमारे पास 1 महीने का डेटा नहीं होता था। तो पहले बजट का थोड़ा, पिछले साल के बजट का थोड़ा क्लियर पिक्चर मिल जाता था, आजकल उतना क्लियर पिक्चर नहीं मिलता है। तो ये भी कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज तो नहीं है, आप कुछ अच्छा करोगे तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है ये चीजें आपको? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रिफॉर्म इज कंप्लीट। ठीक है, सेकंड इज रेल बजट मर्जर विद जनरल बजट। ये भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, बाकी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये सेपरेट रेल बजट वाज ए ब्रिटिश एरा प्रैक्टिस। ठीक है, देख चुके हैं हम कि ब्रिटिश एरा में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी पे होता था, सबसे ज्यादा बजट इसी का बनता था। रेलवे डेवलप किया है उन्होंने अपने फायदे के लिए, वो डिस्कस किया था मैंने। सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन रेलवे के लिए होता था, इसलिए उसमें उन्होंने रेलवे का बजट अलग रखा। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो रेलवे से भी ज्यादा एलोकेशन बाकी सेक्टर्स के लिए होता है। तो फिर नीति आयोग की एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई। ठीक है, उन्होंने बोला कि अब जरूरत नहीं है रेलवे बजट को अलग से प्रेजेंट करने की। ठीक है, श्री विवेक देव रॉय की, ठीक है, गाइडेंस में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने ये सजेशन दिया, तो आप फाइनली गवर्नमेंट ने मान ली हुआ, और 2017-18 के बजट से ये रिफॉर्म किया गया। 2017-18 में काफी रिफॉर्म किए गए। ठीक है, एक हम पढ़ चुके हैं, दूसरा रिफॉर्म ये किया गया। और वैसे भी रेल बजट को अलग रखने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, काफी इसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। पहले क्या होता था, कोलिशन गवर्नमेंट भी होती थी तो सब रेलवे मिनिस्ट्री मांगते थे, क्योंकि सबसे बड़ा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज है इसके। फिर वो अपनी जो वो होते हैं बोर्ड मेंबर्स, वहां पे अपने लोगों को बिठा देते थे। और यहाँ पे क्या चलती थी, वोट वोट बैंक पॉलिटिक्स। किराया बढ़ाते नहीं थे। गवर्नमेंट बढ़ाना भी चाहे तो जो कोलिशन पार्टनर होगा वो कहेगा कि भाई हम रेलवे मिनिस्टर है, हम नहीं बढ़ने देंगे, हमें आगे से वोट नहीं मिलेंगे कि ये मिनिस्टर थे इन्होंने बढ़ा दिया। तो उस वजह से रेलवे का बुरा हाल था। तो इसलिए रेलवे बजट को अलग हटा के, मतलब अलग से निकाल के और एक साथ मर्ज कर दिया गया है कि अब कोई रेलवे से भी ज्यादा एलोकेशन वाले सेक्टर से तो रेलवे को अलग रखने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से काफी पॉलिटिसाइजेशन होता था रेलवे का। तो अब रेलवे बजट को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस। डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ द रेलवेज। पहले जो होता था ना कि आपका कोलिशन, जैसे अभी तो बीजेपी की आपकी मेजोरिटी गवर्नमेंट है, जो आपकी एनडीए है, एनडीए मेजोरिटी में। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है कि एक गवर्नमेंट कोई मेजोरिटी में रहे। ठीक है, कोलिशन पार्टनर्स होते हैं उसके। तो कोलिशन पार्टनर्स होते हैं तो वो बोलते हैं हमें रेलवे मिनिस्ट्री दे दो। क्यों? क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा मलाई है, सबसे बड़ा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। फिर रेलवे का क्या है, पॉलिटिसाइजेशन होता है, मिनिस्ट्री वो मानते हैं। फिर क्या है, क्योंकि बजट अलग से बनता है ना भाई, बहुत पैसा आता था, अलग से बजट बनता था, तो बहुत पैसा मिलता था। ठीक है, और अलग से पावर थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है कि किराया नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर आगे से हमें वोट नहीं मिलेंगे, तो वो खत्म हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं है कि बजट अलग से आएगा कोई ज्यादा मलाई खाने को, जितना जरूरत है उतना ही देंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे मेरे को कोई पॉलिसी बनानी है, मेरे को कहीं से कोई, मान लो एक हमारा, आपने सुना होगा तो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। ठीक है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और रास्ता बना रहे हैं। अभी तो क्या है, चिकन नेक के थ्रू ही जाते हैं, चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर। लेकिन ये क्या है, हमेशा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कौन, चाइना। तो चाइना में क्या है, सेपरेटिस्ट, ये चाइना क्रिएट करता है, और आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है। अगर एक बार कट ऑफ हो गया ये वाला रूट,
छोटा सा ही तो है आपका, अगर ये रूट कट ऑफ हो गया तो कुछ भी हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक वो बनाया, अल्टरनेटिव रूट बनाया, ठीक है। वो अल्टरनेटिव रूट आपका कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ठीक है। करंट अफेयर्स में डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी इसमें डिटेल में नहीं जाते। आप ये समझो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ठीक है। वेस्ट बंगाल से हम डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करते हैं। तो मान लो मैं कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया। मैं कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मान लो उसमें रेलवेज आधा, कुछ पार्ट में रेलवेज है, कुछ पार्ट आपको रेलवे से ट्रेवल करना है, कुछ पार्ट आपको रोड से ट्रेवल करना है, कुछ पार्ट आपको वाटरवेज से ट्रेवल करना है। अब ये अलग अलग मोड है, ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मोड है। पहले क्या होता था, रेलवे मिनिस्ट्री अलग मिनिस्टर के पास होती थी, या फिर अलग से ही एक डिपार्टमेंट है, सेपरेट बजट आ रहा है, यहाँ से आपको परमिशन मिल गई, ये गवर्नमेंट के पास होता था जो थी, वाटरवेज की भी परमिशन मिल गई। लेकिन यहाँ पे इससे परमिशन लेने में आपको काफी टाइम लगेगा, क्योंकि अलग ही एक आपने समझा हुआ था कि रेलवे तो अलग ही एक डिपार्टमेंट है, अलग ही एक मिनिस्ट्री है, सेपरेट सब कुछ था। अब आपने क्या कर दिया, सारी मिनिस्ट्रीज को एक ही रूफ के अंडर, यही रेलवे, यही आपका हाईवेज है, यही सारा वाटरवेज है, तो आपको सारी परमिशन आपको तुरंत मिल जाएगी। पहले ये भी था, रेलवे से आप वो बोलेंगे, वो आपके वैसे ही फालतू के कि यहाँ पे आप ये करोगे तो यहाँ के लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, मतलब अपनी तरह से काम अटकाने वाली बातें होती थी पहले, क्योंकि वहां का मिनिस्टर कोई अलग होता था, ठीक है। फिर अभी तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो मेजोरिटी गवर्नमेंट है, सारी मिनिस्ट्रीज एक ही गवर्नमेंट के पास, लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम्स पहले होती थी। आगे हो सकता है कि पॉल्यूशन गवर्नमेंट आ जाए तो वापस से प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अब आपको आसानी से सबकी परमिशन मिल जाएगी। तो आपको किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी बनानी है जहाँ पे डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आते हैं, तो वहां पे आपको अब आसानी से क्या मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है। पहले ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। या फिर आपको कहीं नई रेलवे लाइन बिछानी है तो आप गवर्नमेंट के पास है सब कुछ, ठीक है, और वो जनरल बजट में ही सब कुछ देती है, कोई अलग से बजट देने की जरूरत नहीं। फिर आप रेलवे का मॉडर्नाइजेशन आसानी से हो सकता है, आप प्राइवेट सेक्टर वालों को भी उसमें क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉस सब्सिडी बर्डन खत्म हो जाएगा, सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्रॉस सब्सिडी बर्डन आपका थोड़ा कम हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो सकता। क्या होता है क्रॉस सब्सिडी बर्डन, समझिए बात को आप। हाँ, म्यांमार में बना रहे हैं वो, अभी कलादान में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कलादान में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि कहाँ से आपका रिवर रूट होगा। कलादान एक रिवर है म्यांमार में, ठीक है, वो आपको पता होगा, ठीक है। अभी हम करंट अफेयर्स में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स में इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्रॉस सब्सिडी बर्डन समझो आप क्या होता है। क्रॉस सब्सिडी बर्डन ऐसे होता है, जैसे अभी आपका बैंक्स का हमने मर्जर किया ना, तो एक आपका बैंक यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है, और एक आपका वीक है। अब वीक बैंक के लॉसेज हो, उसको स्ट्रॉन्ग बैंक के प्रॉफिट से हम कंपनसेट कर दें। जैसे मान लो वीक बैंक को लॉस हुआ 100 रुपए का, और स्ट्रॉन्ग बैंक को प्रॉफिट हुआ 120 रुपए का, तो हम क्या करें, यहाँ से 100 रुपए उठाएं और इसको कंपनसेट कर दें। दैट इज क्रॉस सब्सिडी, ठीक है। आपने एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से खत्म कर दिया। जैसे घर में 4 मेंबर है, एक सिर्फ अर्निंग है और 3 आपके नॉन अर्निंग, इसकी अर्निंग से ही सबके खर्चे चल रहे हैं जो कि, तो एक क्रॉस सब्सिडी, आपने पैसा तो सारा इसका है, लेकिन आपने क्या दिया, उसका फायदा उसी पैसे से दूसरे को फायदा दे दिया, क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे रेलवे में यही प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, क्रॉस सब्सिडी। रेलवे में आपको पता है दो तरह की ट्रेन होती है, एक पैसेंजर ट्रेन होती है, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी क्या, गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन और फ्राइट ट्रेन, जो आपका जो सामान होता है उसको लेके चलती है। अब इनका जो आपको पता है फेयर काफी कम होता है, क्यों, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स,
फेयर नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे तो फिर लोग वोट नहीं देंगे। और इनका फेयर थोड़ा हाई होता है, क्योंकि आपको गुड्स तो लेके जाना है। गुड्स, अब आम आदमी कौन सा अपना सामान लेके जा रहा है ज्यादा ट्रेन से, ज्यादातर बिजनेसमैन ही लेके जाते हैं। तो इसका फेयर थोड़ा सा हाई होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा इससे हाई होता है। और आपको पता है ट्रेन तो हर जगह पे पहुंच जाती है, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट में हर जगह पे ट्रेन, आपको सामान ट्रेन से ले जाना थोड़ा ठीक पड़ता है, ठीक है। आप बस से तो हर सामान ले नहीं जा सकते, और आप इससे भी, हवाई जहाज से भी सबको नहीं ले जा सकते, वो महंगा पड़ेगा। ट्रेन का किराया थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, लेकिन हर जगह पे ये सामान लेके जा सकती है। तो ये जो होता है, इससे पैसा बहुत कम आती है, यहाँ से इसकी अर्निंग्स बहुत हाई होती है, और यहाँ से इसकी अर्निंग्स बहुत लो होती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस वाली अर्निंग्स को, इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए यूज कर लेते हैं। अब क्या ट्रेन, आपका रेलवे का डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं, क्योंकि हिसाब से क्या होना चाहिए, ये जो अर्निंग्स हैं ये कमा रही है, तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, इस अर्निंग्स को यूज करके रेलवे ट्रैक अच्छे बनाने चाहिए, नई जगह पे बनाने चाहिए, ठीक है। रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। ट्रेन में फैसिलिटी ज्यादा देनी चाहिए। लेकिन आप उस पैसे को, यहाँ पे जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट कर रहे हो, तो रेलवे के पास पैसा बचेगा क्या मॉडर्नाइजेशन करने के लिए? नहीं बचेगा, क्योंकि उसने तो ये लॉस को कंपनसेट करने के लिए अपना सारा पैसा यूज कर लिया। अब क्रॉस सब्सिडी बर्डन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ये वाला जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन के लिए यूज करेगी, और यहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट देखेगी क्या फेयर हमने बहुत कम रखा है, तो यहाँ पे फेयर को बढ़ाया जाएगा। पहले तो वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती थी, इसलिए नहीं बढ़ाते थे फेयर, लेकिन फेयर तो बढ़ाना जरूरी है ना। जब आपको फैसिलिटी, अगर फेयर बढ़ाएगी तो साथ में फैसिलिटीज भी देगी। अगर आप फेयर बढ़ाते हो और फैसिलिटीज देते हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन आप फैसिलिटी नहीं देते हो, फेयर भी नहीं बढ़ाते हो, उससे तो कुछ होना ही नहीं है। ना हमें फायदा हो रहा है, ना रेलवे को फायदा हो रहा है। हर बंदा क्या डिमांड करता है कि फैसिलिटीज होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए ट्रेन, रेलवे स्टेशन साफ सुथरे होने चाहिए। आप फेयर थोड़ा सा ज्यादा ले लो, आप जनरल का मत बढ़ाओ, आप एसी का बढ़ा दो, स्लीपर का बढ़ा दो, आम आदमी के लिए मत बढ़ाओ, थोड़ा कम बढ़ाओ। तो वो ही किया है अब रेलवे ने। पहले क्या था, वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती थी, क्रॉस सब्सिडी बर्डन का प्रॉब्लम था। अब क्रॉस सब्सिडी बर्डन आपका खत्म हो गया है। जैसे अभी रेलवे ने क्या बोला है, इसको हटा देते हैं, कि हम अपना ऑपरेटिंग रेशियो कर देंगे 96.96%। कब तक? 2022 के एंड तक, फिस्कल ईयर 22 तक। देखो फिस्कल ईयर हम किसे कहते हैं, जैसे अभी हम बजट पढ़ेंगे ना 21-22 का, तो हम इसको फिस्कल ईयर भी बोल सकते हैं। फिस्कल ईयर कौन सा ईयर बोलते हैं जहां खत्म हो रहा है? फिस्कल ईयर 22। तो अगर फिस्कल ईयर 22 लिखा है तो इसका मतलब है 21-22, ठीक है। तो 96.96 ऑपरेटिंग रेशियो कर देंगे, इवन पैंडेमिक इज देयर, इवन आफ्टर दैट हम अपना ऑपरेटिंग रेशियो 96.96% कर देंगे। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या होता है कि अगर आपने 100 रुपए कमाए, तो उसके बदले आपने कितने रुपए खर्च करे, ठीक है। व्हाट इज योर एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग ₹100, दैट इज योर ऑपरेटिंग रेशियो। अब आपको पता है जितना ये ऑपरेटिंग रेशियो कम होगा उतना ही बेटर है। जैसे मान लो मैंने ₹80 खर्च करे और 100 कमाए, तो मेरा ऑपरेटिंग रेशियो हो गया 80%। अभी रेलवे का जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो 98 के आसपास है, यानी 100 रुपए कमाने के लिए उसको 98 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं, यानी सिर्फ 2 रुपए का फायदा हो रहा है। वो 2 रुपए के फायदे से चलेगी क्या? रेलवे नहीं चलेगी। आपका मेंटेनेंस भी, ट्रैक का, ट्रेन का भी मेंटेनेंस है, एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी है। तो ऑपरेटिंग रेशियो कम करने का मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो बढ़ा, तो 96.96 कर देगी, तो गवर्नमेंट को 100 रुपए पे लगभग 3 रुपए का लगभग फायदा हो रहा है। तो ऑपरेटिंग रेशियो जैसे जैसे कम करती जाएगी, जितना ज्यादा ऑपरेटिंग रेशियो कम होता जाएगा उतना ही बेटर है। तो ऑपरेटिंग रेशियो आपको क्या दिखाता है कि 100 रुपए कमाए तो उसके बदले कितने रुपए खर्च किया, ठीक है।
जितना कम ऑपरेटिंग रेशियो होगा उतना ही बेटर गवर्नमेंट काम कर रही है, उतना ही बेटर रेलवेज आपका काम कर रही है। दैट इज योर ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये याद रखना ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। और 2022 के लिए टारगेट कितना है हमारा, 96.96%। ठीक है, दैट इज योर टारगेट 96.96%। ठीक है, पेंडेमिक होने के बावजूद भी, क्योंकि पेंडेमिक को कुछ भी आपका जो गुड्स ट्रेन है वो तो चलेंगी, तो ज्यादा ज्यादा उनमें गुड्स जाएंगे, मेडिकल सप्लाईज वगैरह सब कुछ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, टैंकर्स, क्योंकि रेलवे सब जगह पहुंच सकती है। ठीक है, हवाई जहाज तो सब जगह नहीं पहुंच सकता, और हवाई जहाज क्या है, वो तो प्रॉफिट मोटिव पे चलता है, एयर इंडिया घाटे में। रेलवे का थोड़ा सोशल ऑब्लिगेशंस भी होती है। आपने बीच में सुना होगा कि कई जगह पे कैमल मिल्क पहुंचा है, कि किसी बच्चे को ऐसी डिजीज थी कि उसको कैमल मिल्क ही पचता था, तो वहाँ कैमल मिल्क पहुंचा है। ठीक है, तो रेलवे के सोशल ऑब्लिगेशंस भी नॉर्थ ईस्ट तक में हमने ट्रैक बिछाया हुए हैं। देखो, प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, ताकि सरकार आपकी है, गवर्नमेंट ये चलती रहे, रेलवे चलती रहे, गवर्नमेंट से पैसा ना मांगना पड़े। लेकिन एक सोशल ऑब्लिगेशंस भी रेलवे के जो वो फुलफिल करती है। जैसे जनरल जो है, जनरल का कभी जो जनरल आपका बोगी है उसका किराया बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाती है। आप देखना जो चेंजेस आते हैं, जो किराए में, जो फेयर में ज्यादा चेंजेस आते हैं वो एसी में आते हैं। जो एसी का 2000 दे सकता है वो 2500 भी दे सकता है, और अगर आप नहीं दे सकते तो स्लीपर में चले जाओ। ठीक है, जब जो एयर ट्रेवल का दे सकता है 5-5, 6-6 हजार, वो रेलवे का दे ही सकता है 2-2.5 हजार। ये कोई बहुत ज्यादा फेयर तो नहीं है। और तब से लेके अब तक जिस तरफ से आपके एयरलाइंस के फेयर बढ़े हैं, वैसे रेलवे के तो नहीं बढ़े। तो रेलवे अपना सोशल ऑब्लिगेशन भी करती है, ऐसी बात नहीं, उसको भी फुलफिल करती है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि रेलवे का अल्टीमेट मोटिव जो है प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं उनका प्रॉफिट नहीं होता है, जो गवर्नमेंट वाली है उनका मेन मोटिव होता है वेलफेयरिज्म। और जो प्राइवेट वाली होती है उनका तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट मोटिव ही क्या है, प्रॉफिट। जैसे एयरलाइंस उस रूट पे कभी ऑपरेट नहीं करेंगी जहां पे उनको ट्रैफिक वो नहीं है, पैसेंजर लोड नहीं है, लेकिन आपकी रेलवे करती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में एक ट्रेन में एक पैसेंजर जा रहा है तो भी वो करती है। ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल की डेट में लोड आएगा, लेकिन ऐसा एक भी पैसेंजर अगर मिल रहा है तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको ट्रेनों के लिए। ठीक है, क्योंकि उसका क्या है, सोशल ऑब्लिगेशन भी बनता है, क्योंकि फिर कौन कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। बस नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, तो ट्रेन ही बच्ची वही करवाएगी, या वाटरवेज हो गए। ठीक है, तो ये आपका, दीज आर योर एडवांटेजेस। ओके, कंसर्न्स, कंसर्न्स कोई ज्यादा नहीं है, अब इतना तो हिंदू लिखता ही है। ठीक है, हिंदू लिखता है तो आपको लगता ही है। हाइक इन पैसेंजर फेयर्स, थोड़ा बहुत तो हो गई, मैंने अभी आपको समझाया। जब कोई चीज आप अच्छा करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो हो गई। ठीक है, डायल्यूशन ऑफ द सोशल ऑब्लिगेशंस ऑफ रेलवेज, ऐसा था लेकिन ऐसा ऑब्लिगेशंस नहीं हुए। ठीक है, ऐसा एप्रीहेंशन था कि ऑब्लिगेशंस जहाँ पे रेलवे को फायदा नहीं हो रहा है वहां पे वो क्या करेगी, अपनी ट्रेन सर्विसेज बंद कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया है। मैं अभी आपको बताया जहाँ पे एक पैसेंजर पे मिल रहा है वहां पे भी चलती है। ठीक है, तो सोशल ऑब्लिगेशंस तो ये फॉलो करती है। मे रिजल्ट इन लेस फोकस ऑन रेलवे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपने जनरल बजट के साथ मर्ज जरूर किया है, लेकिन रेलवे को पे आप फोकस करते हो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये जो कंसर्न्स है इसमें कोई ये वाली ठीक है, चलो पैसे थोड़ा बहुत बढ़ा है, बाकी ये वाली दोनों में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मर्जर से ये होगा ना कि आपका जो पैसेंजर ट्रेन को जो भी नुकसान होगा वो सारा गवर्नमेंट पे करेगी। ये वाला फ्री ट्रेन वाला और आपका बुश ट्रेन वाला उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए यूज होगा। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज। ठीक है, क्लियर है। क्रॉस सब्सिडी बर्डन आपको पता होना चाहिए, आपके घर में भी होता है, सब जगह होता है क्रॉस सब्सिडी बर्डन। अब प्लैंड और अनप्लैंड को क्यों खत्म किया है, वो सिंपल है। ठीक है, लॉजिक समझो आप। क्या होता था पहले,
प्लान्ड में मतलब जो 5 ईयर प्लान्स के लिए पैसे दिए जाते हैं। अब जैसे मान लो 5 ईयर प्लान्स में कोई कोई सेक्टर है, उसके लिए मैंने इस साल 100 करोड़ दिए, ठीक है। अब अगले साल मुझे वो बढ़ाना ही पड़ेगा, उस सेक्टर के लिए मुझे पैसा बढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि प्लानिंग में क्या है, आप ये मानते हो कि इस साल 100 करोड़ दिए हैं तो अगले साल वो ज्यादा डेवलप करना है उसको सेक्टर को, तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी प्लानिंग में, मान लो मैंने इसको 100 करोड़ दिया और इसने खर्च सिर्फ 90 करोड़ ही करा। जैसे मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर है, मान लो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए मैंने 5 ईयर प्लान में 100 करोड़ दिए, खर्च उसने 90 करोड़ ही किया। अब मुझे पता है कि इसको 90 करोड़ की जरूरत है, लेकिन मुझे फिर भी ये 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ा के देना पड़ेगा उसको अगले साल। अदरवाइज क्या होगा, न्यूज़पेपर वाले क्या बोलेंगे कि ये जो आपकी सरकार है, ठीक है, ये तो फार्मर्स के अगेंस्ट है, एग्रीकल्चर को बर्बाद करना चाहती है। मतलब क्या होगा, आप प्लानिंग में अगर पैसा बढ़ा के नहीं दोगे, इंक्रीमेंट नहीं करोगे, तो आपको क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। किसका? एक तो अपोजिशन का, और दूसरा किसका? मीडिया का। फिर हिंदू वाला बड़ा चढ़ा के लिखेगा, ठीक है, ये गवर्नमेंट तो फार्मर्स का भला नहीं चाहती है। तो प्लैंड जो होता था, प्लैंड में इंक्रीमेंटलिज्म प्रॉब्लम, आप खर्च करो ना करो आपको बढ़ा के पैसा देना पड़ेगा। तो अब अगर आपको जरूरत नहीं है तो भी आपको बढ़ा के देना पड़ेगा, फिर अगले साल वो लैप्स हो जाएगा। क्या होता, जैसे यहाँ एग्रीकल्चर को मैंने 100 करोड़ दिए और यहाँ पे दूसरी मिनिस्ट्री है उसको मैंने मान लो उसको भी मैंने 100 करोड़ दिए, इसने 90 करोड़ ही खर्च किए और इसने 100 पूरे कर दिए, उसको 10 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए। मान लो इसने 100 करोड़ तो कर दिए, इसको 10 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, यानी इसका खर्चा 110 करोड़ है। क्यों? क्योंकि ये अच्छे से कैपिटल एसेट जनरेट कर रही है, इसने अच्छी जगह पे खर्चा किया है। अब हिसाब से तो ये जो 10 करोड़ एक्स्ट्रा मैं इसको दे रहा था, इसको अगले साल 90 करोड़ दे दूं, और जिसने 110 करोड़ खर्च कर दिए, जिसको 110 की जरूरत है उसको 110 करोड़ कर दी। ये ठीक है ये सिस्टम, लेकिन मुझे इसका फिर भी पैसा बढ़ाना पड़ता था। क्यों बढ़ाना पड़ता था? क्योंकि प्लानिंग में वो अलग से दिखता था कि भाई 90 करोड़ आपने इस बार आपने 100 करोड़ दिया तो अगले साल उससे बढ़ा के देना पड़ेगा। नहीं तो फिर मीडिया वाले अपोजिशन वाले लिखते थे कि देखो इस मिनिस्ट्री के साथ इस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट जा रही है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को नहीं दोगे तो कहेंगे देखो ये ऑटोमोबाइल के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। मतलब हर किसी भी सेक्टर में आपको बढ़ा के देना पड़ेगा, नहीं तो अपोजिशन वाले और मीडिया वाले आपको छोड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको हटा ही दो, आप प्लैंड और अनप्लैंड ही खत्म कर दो। अब वो सिस्टम भी खत्म हो गया, आपने क्या कर दिया, सिर्फ एक्सपेंडिचर, कि भाई जिसको जितनी जरूरत है हम उसको उतना देंगे। अब वो प्लानिंग वाला खत्म कर दिया कि इसकी प्लानिंग कर रहे हैं हम कि इसको इतना पैसा नहीं, जिसको जितनी जरूरत है। अगर आपने 100 करोड़ खर्च किया तो आपको अगले साल 100 करोड़ देंगे, अगर आपने 100 करोड़ से ज्यादा की जरूरत है आपको अगले साल, अगर आपने 90 करोड़ खर्च किया तो आपको 90 देंगे, आपका जो 10 करोड़ एक्स्ट्रा था वो उस सेक्टर को देंगे जिसको ज्यादा जरूरत है पैसों की। आपको 100 करोड़ देने का फायदा क्या अगर आप 100 करोड़ खर्च नहीं करता? आपको उतना ही बजट देंगे ना 10 करोड़ आपका लैप्स हो गया वो किसी के काम नहीं आया। तो इससे बेटर है कि आपको उतना ही बजट दिया जाए जितना आपको जरूरत है, बाकी का बजट किसको दे दिया जाए, जिसको रियली में जरूरत है। तो इस प्लान्ड और अनप्लान्ड को ही खत्म कर दो, सिर्फ आप एक्सपेंडिचर लिखो। अब एक्सपेंडिचर में जिसको जितना देना है उसको उतना दो। अब नहीं कह पाएंगे मीडिया वाले कि देखो प्लानिंग के नाम पे गवर्नमेंट ने पैसा नहीं बढ़ाया। तो प्लान्ड और नॉन प्लान्ड जो है आपको उसका डिस्टिंक्शन को खत्म कर दिया। क्यों? ताकि ये इंक्रीमेंटलिज्म प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ओके, so government needed to allocate more money for planned expenditure even if it was not needed, but now this problem is not there। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती थी इसकी वजह से कि आपने मिनिस्ट्री प्लान के लिए आपको बढ़ाते जाना है हर साल पैसा। आपको 100 करोड़ दिए, फिर भले से वो खर्च करे ना करे अगले साल आपको उससे ज्यादा ही देना है उसको। तो आपके पास जो पहले से आपके कैपिटल एसेट्स बने हुए हैं, जो पहले आपकी बिल्डिंग्स है, मशीनरी है, जो आपके हाईवेज है, रोड्स हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए पैसा ही नहीं बचता था।
सारा तो आप अलोकेट इनको कर देते थे प्लानिंग के नाम पे, मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा ही नहीं बचता था आपके पास, क्योंकि आपको इंक्रीमेंटलिज्म प्रॉब्लम था। आप नहीं बढ़ाओगे तो वो दिखेगा आपके बजट में कि प्लानिंग के नाम पे इसने नहीं बढ़ाया है, तो फिर मीडिया वाले ये आपकी बातें करेंगे, फिर लोगों के पास भी जाएगा कि देखो इस गवर्नमेंट, लोगों को पता कुछ नहीं हो, लेकिन जब क्रिटिसिज्म कोई भी कर रहा है तो क्या बोलेंगे कि देखो ये गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही। वो हर तरह के न्यूज़पेपर में छाप आएगा कि देखो गवर्नमेंट ने इसको एलोकेशन कम कर दिया है, गवर्नमेंट फार्मर्स के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, फार्मर फ्रेंडली नहीं है। तो कैपिटल एसेट जो आपके पहले से बने हुए हैं, ओल्ड कैपिटल एसेट्स, उनकी मेंटेनेंस के लिए आपके पास पैसा बचता ही नहीं था, और उनका मेंटेनेंस नहीं होगा रेगुलरली तो क्या वो आपको इनकम जनरेट करके देंगे? नहीं। अगर रोड्स का टाइमली आपका मेंटेनेंस नहीं होगा तो क्या होगा? बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे, एक्सीडेंट्स होंगे। हाईवेज का नहीं होगा मेंटेनेंस तो बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे, एक्सीडेंट्स होंगे। ठीक है, तो यही सब चीजें, आप मेंटेनेंस के लिए पैसा बचता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंटलिज्म प्रॉब्लम था। अब क्या है, जिसको जितना चाहिए उतना देंगे। इंक्रीमेंटलिज्म प्रॉब्लम खत्म कर दी, प्लानिंग वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। अब प्लान अनप्लान कुछ नहीं है, सब एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपकी ये करने से हमारा इंक्रीमेंटलिज्म प्रॉब्लम खत्म हो गया। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है एडवांटेज डिसएडवांटेज, बस ये प्लान में क्या है। अब हम पढ़ते हैं फिस्कल डेफिसिट इन डिटेल। ठीक है, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है फिस्कल डेफिसिट इन डिटेल, कि फिस्कल डेफिसिट क्यों है और क्या कारण है, कैसे इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ देखा था फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन और फॉर्मूला। अब फिस्कल डेफिसिट को हम देखेंगे डिटेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो मेंस प्लस प्रीलिम्स, लेकिन मेंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, क्राउडिंग आउट क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग किस तरह से दी जाती है, सेंटर का फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ा हुआ है, स्टेट्स का क्यों बढ़ा हुआ है, फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, एफआरबीएम एक्ट क्या है, क्या टारगेट से उसके क्या अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कौन से पैनल ने दिए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला फिस्कल डेफिसिट दोनों के लिए पढ़ेंगे, सेंटर एंड स्टेट्स। फिस्कल डेफिसिट आपको क्या बताता है? गवर्नमेंट की मार्केट बोरोइंग्स, ये हम देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है आपका? बजटरी डेफिसिट प्लस मार्केट। इसको कन्वेंशन है हमारा कि इसको हम जीरो रखते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर हो गया? मार्केट बोरोइंग्स। तो फिस्कल डेफिसिट इज एन इंडिकेशन ऑफ द मार्केट बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब हमारा क्या है, पिछले साल के लिए फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है हम देख चुके हैं, 9.5%। अभी तो ये हमारे पास डेटा कब तक का है? सिर्फ सिर्फ हमारे पास डेटा ये 31 जनवरी तक का है। अब हो सकता है जब अगले साल का बजट देंगे तो इसका एक्चुअल पता चलेगा, तो 9.5 की बजाय 10 हो या 11, 10.5। ठीक है, इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि बोरिंग्स बढ़ेंगे अभी, कोरोना का आपको पता ही है। ठीक है, तो 9.5% तो हमारा क्या है? रिवाइज्ड है, एक्चुअल नहीं है। और अगले साल के लिए एस्टिमेटेड हमने कितना रखा है? 6.8% ऑफ जीडीपी, ये अगले साल के लिए। ठीक है, 21-22 के। ठीक है, यानी ये फिस्कल ईयर 21 के लिए, और ये वाला जो प्रोजेक्टेड है आपका, ये फिस्कल ईयर 22 के लिए। ठीक है, इसका मैंने आपको चार्ट बता दिया था, कौन कौन सी वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है ना, वैसे तो आपको इस वाले के लिए तो सारा डेटा याद रखना था, मैंने आपको बताया था, तो इसके लिए तो हमें सारी वैल्यू याद रखनी है। फिस्कल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट तो जीरो, रेवेन्यू डेफिसिट ये तो जीरो होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, इसकी टेबल मैंने आपको उस दिन पढ़ाई थी, समझा दिया था। ठीक है, कितना रखना है, ऑर्डर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है,
अब क्या इश्यूज है, अगर लार्ज फिस्कल डेफिसिट है तो क्या दिक्कत होती है, ठीक है। अब आपको पता है क्या दिक्कत होगी। सबसे पहले तो ऑब्स्ट्रक्शन फॉर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। सीधी सी बात है, सारा पैसा तो फिस्कल डेफिसिट में आपने उधारी में लिया है, तो आपको इंटरेस्ट में बहुत सारा पैसा पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट में बहुत सारा पैसा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट आपका हाई है, इंटरेस्ट में ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये अभी आगे डिटेल में आएगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा नहीं बचता है, सारा पैसा तो गवर्नमेंट ले लेती है। सारा पैसा तो, ज्यादातर पैसा तो गवर्नमेंट ने उधारी में ले लिया, आरबीआई से भी और बाकी लोगों से भी, बाकी जगह से भी। प्राइवेट सेक्टर के लिए बैंक्स के पास भी पैसा नहीं बचा। अब प्राइवेट सेक्टर क्या है, उसको तो पैसा चाहिए, तो वो कहीं बाहर से लाएगा। तो बाहर से लाएगा तो क्या है, इंटरेस्ट रेट हाई पे लाएगा। सारा पैसा गवर्नमेंट ने ले लिया उधारी चुकाने के लिए, तो जो प्राइवेट सेक्टर वाला है उसको पैसा मिलेगा नहीं, मिलेगा तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा। अब उसका इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो वो जो प्रोडक्ट्स बनाएगा उनके रेट भी ज्यादा होंगे, क्योंकि वो तो अपना प्रॉफिट मार्जिन सेम रखेगा ना भाई। तो जब उनके रेट्स ज्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन, चीजें महंगी हो जाएंगी अपने आप। जब आप कुछ बना ही नहीं रहे, गवर्नमेंट सारा पैसा ले ले रही है उधारी चुकाने के लिए, सेक्टर्स को पैसा नहीं मिल रहा, सस्ता लोन नहीं मिल रहा, तो वो सस्ते प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, तो आपको कैसे सस्ता मिलेगा। तो हायर फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि एक तो क्राउडिंग आउट हो जाता है आपका, ठीक है, और क्राउडिंग आउट की वजह से आपका इन्फ्लेशन हो जाता है। आगे इसको डिटेल में देखिए, ठीक है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब आपको कोई भी रिफॉर्म इंप्लीमेंट करना हो, जीएसटी, गार एक्सेट्रा, वो भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शुरू में जब आप भी इनको इंप्लीमेंट करोगे तो आपको टैक्सेस में शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, टैक्सेस आपको कम मिलेंगे, तो आप डरते हो कि हम इंप्लीमेंट करें और हमें पैसे ही पैसा नहीं है, टैक्सेस में भी कम पैसा मिला, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कोई भी रिफॉर्म करना आपके लिए मुश्किल हो गया क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं है। आपका सारा पैसा तो क्या है, उधारी का है। जब आपके पास उधारी का पैसा होता है तो आपको हमेशा डर रहता है कि इस पर इंटरेस्ट देना है, तो आप कोई नई चीज शुरू नहीं कर सकते। फिर क्या है, गवर्नमेंट पैसा आपका नहीं चुका पा रही है, आगे जाके हम लोग जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उन पे डेट बर्डन आ जाएगा, उन पे ज्यादा टैक्सेस लगाए जाएंगे, उनको चीजें ज्यादा महंगी मिलेंगी। अगर फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल नहीं किया गया तो जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना भाई। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हम क्यों करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम क्यों करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है दो चीजें हैं इसके साथ, ड्यूटी एंड राइट्स। ड्यूटी किसकी है, प्रेजेंट जनरेशन की, हमारी। और राइट्स किसके हैं, फ्यूचर जनरेशन के। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात इसलिए करते हैं कि हमें रिसोर्सेज इस तरह से यूज करने चाहिए प्रेजेंट जनरेशन को। हमारी ये ड्यूटी बनती है कि आज के जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसको जुडिशियसली यूज करें, क्योंकि रिसोर्सेज पे सिर्फ हमारा हक नहीं है, उन पे फ्यूचर जनरेशन के राइट्स है उनके साथ एसोसिएटेड। ऐसा थोड़ी ना है आप फ्यूचर जनरेशन आएगी आप एक भी पेड़ मत छोड़ के जाओ यहाँ पे, क्या करेंगे वो, कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी। या आप जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स, जितने भी आप फॉसिल एनर्जी है, फॉसिल फ्यूल सब खत्म कर जाओ आप, उनके लिए कुछ नहीं छोड़ के जाओ, सारे नेचर की जितनी भी चीजें सब खत्म कर। ऐसा क्यों, सबका अधिकार है, तो सबका अधिकार है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करें। पानी है जैसे, ठीक है, पानी का भी आप वेस्टेज करते हो तो आपका ही अधिकार थोड़ी ना है, वो तो नेचर ने दिया, उसको सबका अधिकार, ठीक है। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है। अगर आज को हम नहीं रोकेंगे, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम वो वाली बात करेंगे अपन तो ऐश कर लेते हैं, बाकी देखेंगे कर्जा आने वाली जनरेशन चुकाएगी, तो फिर उन पे लोड आएगा ना, उनके टैक्सेस बहुत आई होंगे, उनको चीजें बहुत महंगी मिलेगी अगर अभी से सुधारा नहीं, ठीक है। फिर वो हमें गाली देंगी कि हमारे जो पहले आए थे, ठीक है, वो ऐसे थे, ठीक है। तो इसलिए इसको फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है।
और अगर बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकता है, जैसा 1991 में हुआ। यहाँ आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। फिस्कल डेफिसिट बहुत आई है तो आपकी उधारी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बहुत आई है, आपकी उधारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, आप कोई चीज प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हो क्योंकि पैसा ही नहीं है। सरकार सारा पैसा तो इंटरेस्ट पे दे रही है, प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहे हो आप, सारी चीजें आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट बिल आपका बहुत हाई हो जाएगा, एक्सपोर्ट आप कुछ कर नहीं रहे हो, बना कुछ रहे नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब फिस्कल डेफिसिट होता है तो उसके साथ उसका एक भाई पाया जाता है जिसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ये दोनों क्या है, इनको ट्विन डेफिसिट कहते हैं दोनों। एक होगा तो दूसरा होगा ही होगा, दोनों एक साथ पाए जाते हैं, ट्विन डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट लीड्स टू फिस्कल डेफिसिट। जब फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई होगा तो ये भी बहुत हाई हो जाएगा, और ये जब बहुत हाई हो जाएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकता है, जैसा 1991 में हुआ। क्योंकि उस समय प्रॉब्लम क्या हुई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट होते हैं, आगे डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, दो पार्ट होते हैं, एक होता है करंट और दूसरा होता है कैपिटल। उस समय हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई फिस्कल डेफिसिट होता, करंट अकाउंट डेफिसिट था, बहुत ज्यादा नेगेटिव में था। और उस समय आपको पता है 1991 तक हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। 1991 तक तो यहाँ पे पैसा नहीं था हमारे पास। अक्सर क्या होता है, इस नेगेटिव को ये कंपनसेट कर देता है। अब आज की डेट में हमारे पास यहाँ पे बहुत पैसा है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, एफडीआई, एफआईआई, ये सब चीजें आती है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत पैसा है तो वो इसको कंपनसेट कर देता है। जैसे मान लो यहाँ पे -100 है और यहाँ पे +120 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 20 आ गया प्लस का। लेकिन वहां पे क्या था, उस समय यहाँ नेगेटिव था और यहाँ पे कुछ नहीं था, तो ये नेगेटिव रहा, तो उसको हम कहते हैं ओवरऑल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर क्या रहा, नेगेटिव। इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था 1991। फिर आईएमएफ से हमने लोन लिया उधारी, तो आईएमएफ ने फिर बोला था कि आपको एलपीजी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। अगर कल का किसी ने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा हो तो उसमें आया है इसके बारे में कि एलपीजी रिफॉर्म्स कैसे किए गए। ठीक है, कल का जो संडे मैगजीन थी इंडियन एक्सप्रेस, उसमें दिया है। ठीक, उसमें यही सब दिया है जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, तो वही चीजें लिखी होती है न्यूज़पेपर में जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एलपीजी रिफॉर्म्स फिर लिए गए क्योंकि आईएमएफ ने कंडीशनल लोन दिया था। आईएमएफ हमेशा कंडीशनल लोन देती है, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए किया कि एलपीजी रिफॉर्म्स लेंगे तो हमारी कंपनी जो है, अमेरिकन कंपनी यहाँ जाएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन उससे हमें बहुत फायदा हुआ, हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई। अगर हमने बहुत पहले एलपीजी रिफॉर्म्स ले लिया तो इकोनॉमी को ओपन कर लिया होता तो आज हम बहुत आगे होते। सीधी सी बात है ना कि आपका ये आपका समुद्र है, यहाँ पे आपका शिप है, ये किनारे पे खड़ा है। जब तक किनारे पे खड़ा है इसको पता ही नहीं है ना कि ये समुद्र में उतरेगा तो डूबेगा या फिर तैरेगा। ऐसा ही हमारा हाल था, हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे। क्लोज्ड इकोनॉमी थे, जब हम बाहर निकलेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि बाकी देश की इकोनॉमी के साथ हम किस तरह से कम्पीट कर पाते हैं। तो वो जितनी जल्दी आप बाहर निकल जाओ उतना ही बेटर है। ठीक है, नहीं तो अचानक पता चले कि आपको अब जाके हमने ओपन करी होती है, अचानक से शॉक लगता है। ठीक है, अब हमें पता है कि किस तरीके से हमें डंपिंग को रोकना है, चाइना से किस तरह से फाइट करना है। पहले तो और हम इतने प्रोडक्ट खुद से बनाते भी नहीं थे, तो हमें दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट था, तो हमें इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी। हमारे पास कोई बाहर का वो नहीं था, कैपिटल नहीं आता था, एफआईआई नहीं आता था, एफडीआई नहीं आता था। आपके पास खुद का तो पैसा है नहीं इतना कि आप डेवलपमेंट कर लो, आपको उधारी का पैसा चाहिए। देखो, उधारी का पैसा मैंने बोला अच्छा है अगर आप उससे कैपिटल एसेट्स क्रिएट करते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है जो आपने लिया है पैसा उससे कैपिटल एसेट्स भी क्रिएट हुआ है। एफडीआई में लंबे टाइम के लिए पैसा आया है तो वो इन्वेस्ट हुआ है कहीं ना कहीं, उससे कैपिटल एसेट्स आपके क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए अगर आप उधारी लेते हो तो वो उधारी अच्छी। ठीक है, तो ये आपके इश्यूज हैं विथ लार्ज फिस्कल डेफिसिट। अब रीजंस क्या है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, रीजंस देख लेते हैं क्या क्या रीजंस।
पहला तो रेवेन्यू डेफिसिट, आपको पता हो ये बजट का पार्ट था। बजट में हमने देखा बजट के दो पार्ट थे, रेवेन्यू और कैपिटल। यहाँ रेवेन्यू में दो पार्ट थे, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट ही आपके पास कम आई, यानी रेवेन्यू डेफिसिट, रिसीट कम आई और एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है, तो प्रॉब्लम है पहला तो। या फिर आपने यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपका बहुत हाई हो। मान लो कल की डेट में कुछ भी हो जाए तो आपको यहाँ कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए ज्यादा पैसा आपने खर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नए एसेट्स आप बनाते हो, उसमें आपने ज्यादा खर्चा किया, तो वो भी आपका फिस्कल डेफिसिट हाई दिखाएगा। लेकिन अगर आप एसेट्स क्रिएट करो तो लॉन्ग रन में वो अच्छा है, क्योंकि आगे जाके वो फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे, आपको कमा के देंगे। तो अचानक से गवर्नमेंट क्या है, एसेट्स क्रिएट करने लग जाए, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्चा करने लग जाए, ज्यादा एसेट्स क्रिएट करने लग जाए, तो भी फिस्कल डेफिसिट आपका हाई दिखाई देगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा है, क्योंकि उससे क्या है, आप एसेट्स क्रिएट करो। क्या मान लो लोन्स वगैरह देने लग जाए, ठीक है, तो उसमें भी उसको इंटरेस्ट मिले, ठीक है। तो कैपिटल रेवेन्यू डेफिसिट हाई हो, या फिर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, या फिर गवर्नमेंट भाई फालतू की सब्सिडीज देने लग जाए लोगों को लुभाने के लिए। अब तो खैर नहीं दे रही, अब तो सब्सिडीज पे रोक लगा रहे हैं, पहले जैसे देती थी पेट्रोल पे, डीजल पे, सब पे। अब डीजल को भी डीरेगुलेट कर दिया। पहले किसी टाइम पे पेट्रोल भी पे भी सब्सिडी थी, उसके बाद डीजल पे सब्सिडी थी, एलपीजी पे थी, केरोसिन, यूरिया, फूड सब्सिडी, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी सब्सिडीज होती है। तो जो आपका पेट्रोल की थी, पहले पेट्रोल की हमने खत्म करी, उसको डीरेगुलेट किया, पेट्रोल को हमने डीरेगुलेट किया। डीरेगुलेट करने का मतलब होता है, उस डीरेगुलेशन का मतलब होता है मार्केट से लिंक कर दिया उसको। डीरेगुलेट किसी भी चीज को करते हैं उसका मतलब मार्केट से लिंक कर दिया, अब मार्केट डिसाइड करेगा उसकी प्राइस। अब हमने पेट्रोल के बाद डीजल को भी डीरेगुलेट कर दिया, दोनों को डीरेगुलेट कर दिया। एलपीजी वगैरह पे देते हैं, लेकिन उनको भी डीबीटी वगैरह से करके हमने, केरोसिन भी बड़े कम लोगों को देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमने आधार, डीबीटी, ये आधार जैम ट्रिनिटी करके, आधार करके और आपका ये डीबीटी करके काफी पैसा बचा है। तो अगर सब्सिडीज पे पहले बहुत खर्चा होता था, तो वो कर्जा अभी तक चला आ रहा है, वो लीकेज जो हुआ है, ठीक है। आज की डेट में भी सब्सिडीज पे काफी खर्चा है। देखो पॉवर्टी तो है ही, आपको ये फूड सब्सिडी देनी ही देनी है। फूड सब्सिडी का बहुत ज्यादा खर्चा है, आप 67% पॉपुलेशन को बहुत सस्ता अनाज खिला रहे हो, तो वो तो है ही, ठीक है। किसान को यूरिया सब्सिडी आप देते हो, तो इन सब पे तो खर्चा है, तो सब्सिडी, लेकिन आप उसको रोक सकते हो। सब्सिडीज आप बंद मत करो, आप क्या करो, लीकेज करो। अब गवर्नमेंट सब्सिडीज में अचानक से बढ़ा दे, जैसे पीएम किसान है, उसमें गवर्नमेंट ने सबको 2-2 लाख 2-2 हजार रुपए देना शुरू कर दिया हर 4 महीने पे, यानी टोटल 6,000 रुपए। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सब्सिडी। इससे बढ़ेगा गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट। ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स थी। तो हर गवर्नमेंट क्या सोचती है, अपन तो अपना जीत जाते हैं, कर लेते हैं, बाकी जो नई गवर्नमेंट आएगी वो देखेंगे, ये प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरा क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का बहुत पुअर परफॉर्मेंस। आपको पता ही है, एयर इंडिया इतने घाटे में जा रही, ठीक है, आपके बैंक्स इतने घाटे में जा रहे हैं, उनके एनपीएस इतने हाई है, ठीक है। तो ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, अगर ये घाटे में जाती है तो उनको कंपनसेट कौन को करना पड़ता है, गवर्नमेंट को रिकैपिटलाइज करना पड़ता है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। ये भी प्रॉब्लम है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स घाटे में जा रही है, तो गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है उसमें, तो गवर्नमेंट को एक तो पैसा नहीं मिलेगा डिविडेंड में, और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट को उनको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के घाटे में, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स घाटे में जा रही है, उसमें भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। अब जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया में फ्री में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, बिल उसके पे नहीं किए जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में अपने बंदे बिठाए हुए हैं ऊपर, वो अपनी मर्जी से करते हैं, प्राइवेटाइजेशन करने में लगे हुए हैं।
जो मेन मेन एसेट्स हैं वो बेच दिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, तो वो बेचारी घाटे में जाएंगी। जो डिविडेंड होता है कुछ भी वो ले लेती है सारा। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स घाटे में जा रही है, उससे भी नुकसान है। फिर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा उधारी ले रखी है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उससे आप नहीं बच सकते। ठीक है, क्लियर है। फिर टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा हाई है हमारे यहाँ पे, चोरी, टैक्स की चोरी। इवेजन मीन्स चोरी, इवेजन इज थेफ्ट। थेफ्ट मीन्स ब्रेकिंग द लॉ, टैक्स इवेजन इज ब्रेकिंग द लॉ, एंड टैक्स अवॉइडेंस इज बेंडिंग द लॉ। ठीक है। फिर वीक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के बड़े कम रिसोर्सेज, टैक्स के अलावा कुछ है ही, वो भी अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाती। फिर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, फालतू की चीजों पे खर्चा करना जहाँ नहीं खर्चा करना चाहिए। जैसा भी आपका इधर उधर होटल्स में रुकना, महंगे महंगे होटल्स में रुकना है, 5 स्टार होटल्स में रुकना है, या पॉपुलिस्ट पॉलिसीज में पैसा दे देना, कोई ऐसी स्कीम शुरू कर देना, सबको पैसा बांट देना। ठीक है, स्टेट्स भी करते हैं, सेंटर भी करते हैं। पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, एग्रीकल्चर पे आप इनकम टैक्स नहीं लेते हो, या फिर जब इलेक्शंस आते हैं आप नई नई स्कीम्स ले आते हो लोगों को पैसा देने के लिए। ठीक है। फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे काफी कम है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, क्राउडिंग आउट हो जाती है, बाहर वाले इन्वेस्ट करने से डरते हैं, टैक्स टेररिज्म इतना ज्यादा है। तो जब गवर्नमेंट के पास वैसे ही पैसा नहीं है, प्राइवेट वाले इन्वेस्ट कर नहीं रहे। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम्स, रीजन फॉर फिस्कल डेफिसिट। अब स्टेट्स का अभी तक सेंटर का पड़ा, स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट क्यों है ये? स्टेट्स का हमारे लिए इतने काम का नहीं है, स्टेट्स का नहीं पूछेगा आपसे, सेंटर का ही पूछेगा, लेकिन स्टेट्स का एक उदय स्कीम आई थी, वो एक कारण है इसका। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसमें क्या हुआ था, जितने भी आपके डिस्कॉम्स, डिस्कॉम्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कोई और करता है, जैसे मान लो रिलायंस एनटीपीसी प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये आपका पीएसयू है, ये आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचाएगा, इससे आपकी डिस्कॉम्स खरीदेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो इससे खरीदेंगे, फिर वो आपके घर तक पहुंचाएंगे। और ये डिस्कॉम्स का काम है, जो आपकी ये बिछानी है, जितने भी आपके वायर्स वगैरह जो भी है, ठीक है, वो सब इन्होंने, ठीक है, जो भी वायरिंग वगैरह करनी है, जो भी इन्होंने करना है, जो भी लॉसेस वगैरह, वो सब इनको पे करना होता है। जितना भी कनेक्शन है, कहाँ से क्या ले जाना है, कहाँ पे पिलर लगाना है, ठीक है, अंडरग्राउंड केबलिंग करनी है या फिर आपके ओवरहेड केबलिंग करनी है, वो सब इनका काम होता है डिस्कॉम्स का। तो प्रोड्यूसर कोई और है, वो प्रोड्यूस करता है, उससे खरीदती है डिस्कॉम्स, वो आपके घर तक पहुंचाती है। अब ये डिस्कॉम्स को क्या है, बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको वहां से महंगी बिजली मिल रही थी पहले, कोल के प्राइसेस वगैरह बढ़ने की वजह से इनको महंगी मिल रही थी बिजली, आगे ये महंगी बेच नहीं सकते, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है इलेक्ट्रिसिटी को। वो बोलती है अगर ज्यादा महंगी दोगे तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी। पानी और बिजली तो मेन है ना, इधर एक पानी बिजली और खाने में आलू प्याज टमाटर, इन तीनों चीजों के बेसिस पे आपको पता है कि दिल्ली में इलेक्शन जीते गए और आज तक जीत रही है। तो सबको डर लगता है इन चीजों से, कि अगर इन चीजों की ज्यादा रेट कर दी तो पता चला यहाँ पे भी कोई नई पार्टी आ गई, वो जीत गई। तो बिजली ज्यादा महंगी आप नहीं बेच सकते। तो आप जब ज्यादा महंगी नहीं बेच सकते तो आप लॉस में जाओगे, क्योंकि आपको सारा मेंटेनेंस भी करना है, केबलिंग वगैरह इन सब का मेंटेनेंस करना है। तो डिस्कॉम्स बहुत ज्यादा लॉस में गई हुई थी। तो अब डिस्कॉम सारी बंद हो जाती तो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? तो गवर्नमेंट ने बोला इसको, स्टेट्स को, कि तुम एक काम करो, जितना भी उनका लोन है ना,
डिस्कॉम्स का जितना भी लोन है वो कुछ पार्ट तुम अपने ऊपर ले लो, बाकी वो पैसा तुम चुका दो अभी, और बाकी हम तुम्हें बाद में दे देंगे। तो उस समय के लिए जब इन्होंने पैसा चुकाया तो इनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा ही, किसी और का लोन इनके सिर पे दे दिया, स्टेट्स के सिर पे, और इनको बोला अगर तुम इनका लोन लोगे और तुम इसको चुकाओगे तो हम आगे तुम्हें कंपनसेट तो करेंगे और साथ में तुम्हें और पैसा देंगे, ठीक है, नई नई स्कीम्स के लिए पैसा देंगे। मतलब इनको क्या किया, एक कहते हैं ना कि वो लॉलीपॉप दिखाया कि बस अब ये लालच में आ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ, स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट करी और वो काफी लॉस में चले गए, मतलब उनका फिस्कल डेफिसिट काफी हाई हो गया। लेकिन अब दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट देगी कहाँ से इनको पैसा, जीएसटी का पैसा तो दे नहीं रही, तो कंपनसेट किया लेकिन उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। तो उदय स्कीम ने इनकी एक तो प्रॉब्लमेटिक रही इनके लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, फार्म लोन वेवर, आपको पता ही है, मैंने बताया था, गवर्नमेंट जो माफ कर देती है फार्म लोन्स, ठीक है, तो उससे इनको बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, वो सारा पैसा क्या है स्टेट्स को देना पड़ता है, बाद में सेंटर उनको कंपनसेट करती है, ठीक है। फिर लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन नहीं है आपके स्टेट्स में, ठीक है, किसी पे 0% वैट लगा देते थे, किसी पे ज्यादा बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगा देते थे, ठीक है, टैक्स कलेक्शन इनके सही नहीं है, ठीक है, इनके पास मशीनरी सही नहीं है, ओके, बहुत ज्यादा करप्शन है। फिर स्टेट्स क्या है, सिर्फ अपने दो चार टैक्स लगाता है, बाकी टैक्स ये लगाता नहीं है, कभी सोचता ही नहीं है कि हमारे पास टैक्स के बहुत सारी चीजें हैं जिन पर टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ सेंटर की तरफ देखता रहता है। बस ये वैट के पीछे रहता था कि वैट से सारा पैसा आ जाएगा, नहीं तो लिक्कर से आ जाएगा, नहीं तो पेट्रोलियम से मिलता रहे, इन पे डिपेंडेंट था, ये नहीं कि प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लगाए, बाकी भी बहुत सारे के टैक्सेस है, ठीक है, आपके बहुत सारे अमीरों पे अलग तरह के टैक्स लगा सकते हैं, तो स्टेट के पास अपने टैक्सेस का, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन स्टेट ने वोट बैंक पॉलिटिक्स और सेंटर की तरफ देखता रहता है। साथ में जीएसटी, जीएसटी ने तो आपको पता ही है इनकी फिस्कल ऑटोनॉमी खत्म कर दी, वैट को सारे को इंक्लूड कर दिया लगभग, तो ये पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट हो गए, सेंटर पे। सेंटर पैसा देगा तो ठीक है, नहीं तो उधारी लेनी पड़ेगी, तो इनके जो जो पैसा आता था इनके पास वो काफी कम हो गया, तो इसलिए स्टेट्स की जो फिस्कल ऑटोनॉमी है वो इरोड हो गई, साथ में इनका फिस्कल डेफिसिट भी काफी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या क्या मतलब इनिशिएटिव्स लिए फिस्कल डेफिसिट को टैकल करने के लिए, देख लेते हैं, ये आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए पॉइंट देखो, ये मैंने इस तरीके से बनाई है स्लाइड्स कि आपके पास क्वेश्चन आया ना, व्हाट डू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट, उसका फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन लिखनी है, कितना रहने वाला है वो लिखना है, उसके बाद स्टेट्स के क्या रीजन है, सेंटर के क्या रीजन है, उसके बाद क्या है इनिशिएटिव्स लिए, बाकी आगे ये चीजें डिटेल में आएंगी, ठीक है, एक एक चीज हम डिटेल में देखेंगे जितने भी हैं, लेकिन अभी के लिए हमें क्या है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए। तो पहले इनिशिएटिव आपके क्या लिए हैं, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए। टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए उसमें एक है आपका जीएसटी, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा है आपका जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, गार, ठीक है, 2017 से इंप्लीमेंट हुआ है, 1 अप्रैल 2007, आगे डिटेल में पढ़ेंगे गार को। ये देखो वर्ड दिख रहा है एंटी अवॉइडेंस, मतलब टैक्स अवॉइडेंस को रोक रहा है। जो कंपनीज टैक्स अवॉइडेंस करती थी करोड़ों करोड़ों, जो मैंने आपको बताया था कैपिटल गेन्स टैक्स, सीजीटी, सीजीटी में बहुत कंपनियों ने बहुत ज्यादा घोटाला किया, बहुत ज्यादा पैसा हमारे टैक्स में ले गई, उनको रोकने के लिए गार आया है। एक और आया बीईपीएस, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, किसी पेपर में शायद इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। फिर पोयम, नेक्स्ट इज पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये सब एक एक करके डिटेल में देखेंगे, लेकिन जब पेपर में आपके आएगा तो आपको सिर्फ इनका नाम लिख देना है कि ये चीजें लाए हैं,
वहां एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर अलग से पूछा जाए पोयम और ये, और लास्ट DT डबल ए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म्स किए और सारे अच्छे रिफॉर्म्स है, ठीक है। ये बहुत अच्छा रिफॉर्म है, ये बहुत अच्छा रिफॉर्म है, ये भी अच्छा रिफॉर्म है, ये भी अच्छा रिफॉर्म है, और ये तो बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है। इसकी वजह से जो ब्लैक मनी हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा आता था उसमें कमी आएगी, ठीक है। ब्लैक मनी जो यहाँ आके व्हाइट हो जाता था उसमें रोक लगी, ठीक है। तो पहला जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने वो लिया है, ये कुछ टैक्स लॉज इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। दूसरा क्या है, टैक्सेशन में रिफॉर्म किए, जैसे आपके स्लैब्स चेंज किए हैं, कुछ टैक्स को क्या कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स में चेंज किया है, कम किया है उसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में रिबेट दिया है। तो टैक्सेशन में रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। और कॉर्पोरेशन ज्यादा से ज्यादा बाहर वाले लोग इन्वेस्ट करें। स्लैब्स भी चेंज किए हैं कि गरीब से कम टैक्स लिया जाए, तो फालतू के टैक्स थे वो अबोलिश किए हैं। स्टार्टअप्स को आगे लाने के लिए उनको टैक्स रिबेट दिया है कि आपको आपसे टैक्स नहीं लेंगे शुरू के 3 साल तक, ठीक है। तो ये टैक्सेशन में रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है। इजी बनाया टैक्स को पे करना, आप ऑनलाइन पे कर लो सारा का सारा टैक्स। आपको अगर उसका रिफंड लेना है तो रिफंड लेना भी आजकल बहुत आसान हो गया है, आप ऑनलाइन ही रिफंड हो जाता है आपका, सब ऑनलाइन कर दिया। मतलब जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेस है उसको मिनिमम कर दिया, क्योंकि पहले ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेस में करप्शन होता था। मेरे पे कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है, मैं जाऊंगा टैक्स ऑफिस में, वहां के वो लोग मुझसे क्या करेंगे, पैसा मांगेंगे कि भाई तुम्हें जेल हो जाएगी अगर तुमने ये बेईमानी करी, इतना पैसा दो तब जाके हम तुम्हारा केस रफा दफा करेंगे, लेकिन टैक्स तो तुम्हें फिर भी पे करना पड़ेगा। बड़ा डराते थे वो लोग। और आपको पता है, आपको इनके बारे में कुछ नॉलेज है नहीं, जिसको नॉलेज नहीं होगी वो बेचारा क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे बढ़िया बात है कि अगर आप कभी अटक भी जाओ टैक्स वाले मैटर में तो कभी आपको बुलाएं, खैर अब तो नहीं बुलाते, अगर बुलाएं भी तो साथ में वकील को लेके जाओ, ठीक है। अपने वकील को लेके जाना जिनको फाइनेंशियल मैटर्स की थोड़ी जानकारी, नहीं तो वो फिर वो आपको परेशान करेंगे, उनका काम ही होता है। अगर उन्होंने आपको बुलाया है, जैसे पुलिस वाला नहीं होता है, कई बार आपको थाने बुलाता है, तो फिर आपको पता है, या फिर आपके घर पासपोर्ट पहले बनता था तो वो घर पे आता था, तो उसको कुछ चाय पानी देना होता है, नहीं तो पासपोर्ट में सही नहीं लिखेगा। तो यही वाली बात है, जब उसने आपको बुलाया है तो मतलब बुलाया तो चाय पानी। और अगर आप वकील को लेके जाओगे तो फिर काय का डर आएगा, ठीक है। अगर आपने पे किया है टैक्स और लाइबिलिटी बनती है तो जो बनती है वो पे कर दो, डरने की जरूरत है, ठीक है। और लास्ट है आपका PFMS, पब्लिक फंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। इसमें क्या फायदा है, ये ऊपर से फंड रिलीज हुआ, सेंटर ने रिलीज किया, ये नीचे स्टेट के पास आया, या फंड सेंटर ने रिलीज किया, स्टेट के पास आया मान लो, फिर स्टेट से नीचे बेनिफिशियरी के पास आया। ये पूरा ट्रैक रखता है कि कौन सा पैसा कहाँ गया, ये सिस्टम। कितना पैसा हमने रिलीज किया था सेंटर के पास, सेंटर ने स्टेट के पास कितना आया, बेनिफिशियरी को कितना मिला, मतलब यहाँ पे क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म। तो आप पैसों का लीकेज नहीं कर सकते, जिस बेनिफिशियरी को जाना है उसी को जाना चाहिए। तो आपने लीकेज को रोकने की कोशिश की है इस मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो पहले PFMS ही देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए PFMS, जब आप काम करोगे, अगर आप KS वगैरह बनोगे, IS वगैरह बनोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज आपके वहाँ इम्प्लीमेंट होती है, PFMS सिस्टम, ठीक है। इट इज एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, accounting, reconciliation and reporting of transactions, end to end। कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ, थ्रू PFMS government aims at promoting fiscal discipline and bring greater transparency in the fund flow management।
of various schemes implemented by the state. It will facilitate just in time release of fund, मतलब फंड्स तुरंत रिलीज हो जाएंगे, and complete monitoring of funds till last usage by the last beneficiary. अब आपको पता रहेगा, जैसे आप किसी पे जीपीएस लगा दो, आपको उसके लोकेशन पता रहते हैं, यहाँ पे अब आपको पता रहेगा कितना फंड था, किसके नाम पे अलॉट किया गया था। जैसे राजीव गांधी नहीं बोलते थे पहले कि हम 1 रुपए ऊपर से देते हैं, तो वो कभी बेनिफिशियरी के पास पूरा 1 रुपए नहीं पहुंचता, उसमें बहुत सारे लीकेज है। तो वो लीकेज ही खत्म करने के लिए आपका पीएफएमएस आएगा। ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर पीएफएमएस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या है पीएफएमएस। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है, अभी हमने देखा फिस्कल डेफिसिट को खत्म करने के लिए वो भी थे, और पीएफएमएस के अलावा और क्या लिए गए हैं आपके। तो एक एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट था, 2016 में लेके आए थे। क्या हुआ, हमारा वॉर हुआ पाकिस्तान से, हमारा वॉर हुआ चाइना से, तो हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कुछ पाकिस्तान की है, मतलब ज्यादातर पार्ट, और कुछ ऐसी हैं जो चाइनीज प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज अब एनिमी की है, ये तो दोनों हमारे दुश्मन है, दोनों को दुश्मन मानते हैं। ऐसे ही हमारी भी कुछ प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में, ठीक है, तो वो भी हमें दुश्मन मानते हैं। तो क्या है, उन्होंने तो हमारी प्रॉपर्टी जो थी वो बेच दी, उसका क्या कर दिया, ऑप्शन वगैरह कर दिया। लेकिन हमने क्या अभी तक ये रखी थी कि अगर कोई आ गया इसका असली हकदार तो उसको ट्रांसफर कर दें। लेकिन फिर हमने देखा कि अगर उन्होंने हमारी बेच दी तो हम क्यों रखें, तो हमने क्या किया, एनिमल प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट था 1968, उसमें अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट करके हमने क्या किया कि अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम ऑप्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए कमेटी वगैरह बनाई गई, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। थोड़े दिनों पहले अमित शाह ने बोला भी था कि इससे हमें 1 लाख करोड़ के आसपास मिलेगा, तो अभी इसका ऑप्शन हुआ नहीं है, तो ये हम बेच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये एनिमी प्रॉपर्टी है, अब तो हमारी हो गई, तो अमेंड करके अब हम इसको बेच देंगे और इससे करीब 1 लाख करोड़ रुपए आएगा। ठीक है, तो ये जो पड़ा हुआ था इतने दिनों से, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा था, ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो प्रॉपर्टी सारी बेच दी जाएंगी। फिर आपको मैंने डिसइन्वेस्टमेंट का बताया ही था, गवर्नमेंट कितना पैसा लाने वाली है इस साल डिसइन्वेस्टमेंट से, 1.75 लाख करोड़ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में अपने स्टेक्स बेच के, जिसमें 2 बैंक्स को प्राइवेट कर देगी, मतलब पूरा स्टेक बेच देगी, और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट कर देगी, उसमें भी अपना पूरा स्टेक बेच देगी। तो स्टेक अपने बेच के कितने लाने वाली है, 1.75 लाख करोड़। लास्ट ईयर ये टारगेट कितना था, 2.1 लाख करोड़, आपकी कम कर दिया क्योंकि लास्ट ईयर बहुत कुछ बेच दिया, घर का बहुत सारा सामान बेच दिया और सामान कम बचा है। ठीक है, तो इसलिए बेचने को ज्यादा कुछ बचा है। एनिमी प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टीज आएंगी जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना की बची हुई है, जो उनकी थी। ठीक है, तो वो हम बेच देंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप गवर्नमेंट का है फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, वो है एफआरबीएम एक्ट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको पढ़ने में और मेंस में। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या एफआरबीएम एक्ट की जरूरत है या नहीं। जरूरत तो है, वो अलग बात है कि टारगेट हम मैच नहीं कर पाते, लेकिन गवर्नमेंट में ऑब्लिगेशन तो रहता है। तो गवर्नमेंट का जो एनके सिंह पैनल, ठीक है, देखो जो एफआरबीएम एक्ट है वो 2003 में आया, लेकिन इसके जो टारगेट थे 2003 में, वो 2008 तक टारगेट दिए गए थे उसको, कि 2008 तक आपको क्या क्या अचीव करना है। फिस्कल डेफिसिट को 3% कर देना है 2008 तक, और 2008-9 तक। ठीक है, और जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको 0% कर देना। ठीक है, इसका टारगेट 2008-9 था। ठीक है, तो जो फिजिकल डेफिसिट है उसको 3% करना है, रेवेन्यू डेफिसिट को 0% कर देना है। अब आपको पता है कि 2008-9
सब प्राइम क्राइसिस मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट आपका कम कहाँ से होगा, फिजिकल डेफिसिट उसका आगे बढ़ नहीं, तो हम ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर बोला गया है एक एनके सिंह पैनल बनाया गया, ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी 2016-17 में इनको बोला गया कि भाई आप कुछ नया इसमें चेंज करो। तो इन्होंने फिर 2016-17 में इन्होंने उस पर बैठे, थोड़ी चर्चा करी, फिर इन्होंने टारगेट रिवाइज करे 2022-23 तक। मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई भी थी पहले फिजिकल डेफिसिट की, किस तरह से चेंज होना था 2022-23 तक। तो 2022-23 तक इन्होंने टारगेट दिया कि फिजिकल डेफिसिट 2.5% कर देंगे, और जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है उसको 0.8% कर देंगे। लेकिन इसी बीच आ गया कोरोना, तो पहले सब प्राइम क्राइसिस हो गया, अब कोरोना आ गया, ठीक है। तो जब जब हम बहुत ज्यादा ऐसे टारगेट रखते हैं ना, ठीक है, तो उस समय बहुत हाईली एम्बिशियस टारगेट्स रखते हैं, तो उस समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब ये चीज आपको पता है, अभी 2020-21 का कितना, फिजिकल ईयर 21 का कितना रहा है, 9.5%। अगले साल का हमने रखा है 6.8%, और उससे अगला साल ये टारगेट पीरियड है, तो क्या हम उस समय तक 2.5% कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो ये टारगेट्स तो हमें पता होने चाहिए क्या रखे थे, लेकिन क्या से क्या हो गया वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं एफआरबीएम एक्ट क्या कहता है और क्या प्रोविजंस थे इसके। वो प्रोविजंस तो फुलफिल नहीं हो पाए, लेकिन एफआरबीएम एक्ट तो हमें पता होना चाहिए। द पैनल has submitted its reports on revising the FRBM target. ठीक है। FRBM Act 2003 was enacted to limit the government borrowings. The original targets were fiscal deficit 3.3% of GDP and revenue deficit 0% of GDP both by 2008 and 9. लेकिन ये तो अचीव हो नहीं पाया सब प्राइम क्राइसिस की वजह से। बट ड्यू टू सर्टेन फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, इस फिजिकल कंस्ट्रेंट्स में वो सारी चीजें आ जाएंगी। द टारगेट्स हैव बीन रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है, बार बार इनको रिवाइज किया गया है। टारगेट पीरियड क्या है आपका, अब एनके सिंह पैनल देखो क्या बोलता है एनके सिंह पैनल। इसमें टारगेट पीरियड रखा है आपका 22-23, यानी यहाँ पे टारगेट पीरियड है फिजिकल ईयर 20, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी आपका कितना कर्जा है जीडीपी के मुकाबले, डेट टू जीडीपी रेशियो। एक आपको टैक्स टू जीडीपी रेशियो पढ़ाया था, एक डेट टू जीडीपी रेशियो बताया। टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा मतलब हमारे पास उतना, और ये मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लोन जो उधारी है वो कम से कम होनी चाहिए। तो इसको 60% करना है 2022-23 तक। लेकिन अभी की डेट में क्या है, कोरोना की वजह से ये, पहले ये 70%, जब ये टारगेट दिया गया था उस समय 70% थी, अब ये 70% से 90% पहुंच गई है उधारी जो है, ठीक है। जो हमारी उधारी है अभी, जिसको 60% करना है, 70 से 60 करना था, लेकिन कोरोना की वजह से 90% पहुंच गई है। तो 70 से 60 तो हम कर नहीं पाए, अब 90 से 60 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अभी भूल जाओ, आप वापस से रिवाइज होगा आगे जाके, ठीक है। तो पहला तो हम टारगेट पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमें टारगेट याद रखना है कि ये बोला था इनके संकल्प ने, ठीक है। जैसे घर वाले हमें बहुत सारी बातें बोलते हैं ना अच्छी अच्छी, लेकिन हम सारी बातें थोड़ी ना फॉलो करते हैं, डेविएट कर जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट टारगेट आपको 2.5% करना था, ये 22-23 तक, ये आपका टारगेट पीरियड है, ठीक है। लेकिन वो अब आपका ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि ये टारगेट जो दिए थे वो तो है ही, वो तो एक्ट में लिखे हुए हैं, वो तो है ही। 2.5% करना था, वो पॉसिबल नहीं है, और रेवेन्यू डेफिसिट 0.8% करना था, वो भी पॉसिबल नहीं है। अचानक से आप एक साल में तो इतना टैक्स लेके नहीं आ सकते, इतना पैसा आपके ऐसा हो, वो अलग बात है कि ऐसा हो जाए कि हमारे यहाँ पे हर स्टेट में तेल के कुएं निकल आए, ठीक है, या हर जगह जहाँ पे हम खोदे वहां पे गोल्ड निकल आए, तो अलग बात है, बाकी पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब इन्होंने एक नई चीज दी, इन्होंने एक न्यू एंकर, पब्लिक डेट, कि भाई गवर्नमेंट की उधारी कितनी,
पहले फिजिकल डेफिसिट और सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट की बात होती थी, इन्होंने एक नई चीज दी उधारी, ये भी कम करनी है, ठीक है, पब्लिक डेट। फिर इन्होंने बोला जो पहले वाला FRBM एक्ट था 2003 वाला, उसको रिपील कर दो, क्योंकि उसमें सिर्फ किसकी बात होती थी, रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। बोला उसकी जगह एक नया नाम दो उसको, डेट एंड फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। डेट कम करना है तो डेट का नाम दिया, और फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी में फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट कम करना है। तो उस एक्ट को रिपील कर दो, उसको नया नाम दे दो, डेट एंड फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये थे इनके। आगे देखते हैं और रिकमेंडेशन क्या दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्या बोलते हैं, एस्केप क्लॉज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक एस्केप क्लॉज रखते हैं। ऐसा एस्केप क्लॉज आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट में। यहाँ पे भी तो एस्केप क्लॉज आपका क्या बोलता है, एस्केप क्लॉज बोलता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जो सोचा नहीं हो हमने, जैसे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज आ जाए, हमारा युद्ध हो जाए, वॉर हो जाए, या कोई नेशनल कैलेमिटीज आ जाए जैसे अभी आ रखी है, या एग्रीकल्चर सेक्टर आपका कॉलेप्स कर जाए, या फिर फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विद अनएंटिसिपेटेड इम्प्लीकेशन सच एज जीएसटी, बोला वो आ जाए, ठीक है। जीएसटी में हमें पता नहीं था किस तरह से टैक्स मिलेगा किस, तो अगर इनमें से कोई चीज हो तो हम जो टारगेट है उससे डेविएट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 3.5% का टारगेट रखा, तो मैं उससे डेविएट कर सकता हूँ, मैं इस टारगेट को बढ़ा सकता हूँ उधारी, लेकिन वो कितना बढ़ा सकता हूँ, मैक्सिमम 0.5%। यानी मैं 3.5 से कितना जा सकता हूँ, मैं सिर्फ 4% तक जा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए भी मुझे एक फिस्कल काउंसिल से पूछना पड़ेगा, जो बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। अलग, हालांकि गवर्नमेंट ने बनाई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती है, FRBM की कौन से ये सारी चीजें मानती है। गवर्नमेंट ने फिजिकल काउंसिल बनाई नहीं है, लेकिन आपको ये 0.5 डेबिट भी करना है तो फिजिकल काउंसिल से पूछना पड़ेगा। पहली बात तो कोरोना के बाद ये 0.5 से ज्यादा डेबिट हो गया, दूसरा फिजिकल काउंसिल बनाई नहीं है, ठीक है। तो उसने जरूर दिया था रिकमेंडेशन, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं है गवर्नमेंट ने। तो फिजिकल एस्केप क्लॉज क्या बोलता है आपका, it allows the government to skip the fiscal deficit target for a particular year in situations like national security concerns, war, national calamities, collapse of agriculture sector, far-reaching structural reforms with unanticipated implications such as GST, such as GST। क्योंकि हमें पता नहीं था जीएसटी में कि आगे जाके टैक्स में किस तरह से कब कम आएगा कब ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये आपको करना था, एस्केप आप कर सकते थे, लेकिन एस्केप करने के लिए भी आपको किससे पूछना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा फिजिकल काउंसिल। एस्केप क्लॉज में देखिए, however it recommended, देखो ये रिकमेंडेशंस है, गवर्नमेंट माने ना माने वो गवर्नमेंट पे। it recommended the deviation should not be more than 0.5% from the original target. It proposed the creation of a fiscal council that the government should consult before invoking the escape clause। तो ये तो बनाई नहीं गई है, और जो डेविएशन है आपका वो 0.5% क्या है, वो तो 3-4% के ऊपर, ठीक है। तो जो आपका डेविएशन है वो तो बहुत हाई है, कुछ नहीं कर सकते आप कह रहे हो कि नेशनल कैलेमिटी टाइप कोरोना टाइप आ जाए और आप 0.5 बढ़ाओ। बीच में ये आया भी था न्यूज़पेपर में कि क्या FRBM एक्ट को रिपील कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी बात तो सुनती नहीं है गवर्नमेंट, आज तक तो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। लेकिन कम से कम FRBM एक्ट को देख के हमें ये तो पता चलता है कि गवर्नमेंट की उधारी कितनी होनी चाहिए और कितनी है, इसको रिपील नहीं करना चाहिए, ठीक है। कम से कम ये हमें क्लियर पिक्चर दिखाता है गवर्नमेंट की बोरिंग के बारे में, कितनी लेनी चाहिए थी गवर्नमेंट, कितनी बोरिंग कर रही है, ठीक है। तो हम सवाल पूछ सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट से कि भाई आपको बोरिंग इतनी करनी थी, आप इतनी बोरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम इसको हटा ही देंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर एनके सिंह पैनल ऑन FRBM, ठीक है। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे फिस्कल डेफिसिट रिफॉर्म से, वो देख लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। क्या फायदा होगा,
सबसे पहला फायदा होगा सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग आपकी इंप्रूव हो जाएगी। SCR आप पढ़ते रहते हो वो न्यूज़पेपर में कि इंडिया की रेटिंग मूडी ने इतनी कर दी, ठीक है। तो हर कंट्री की रेटिंग होती है, जिसे कहते हैं सॉवरेन। सॉवरेन मींस किसी भी कंट्री से रिलेटेड अगर रेटिंग है तो उसको सॉवरेन बोलते हैं, ठीक है। जब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज होती है तो उसको सॉवरेन बोलते हैं। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग मींस रेटिंग ऑफ ए कंट्री, ठीक है। उसकी आपकी जो सिक्योरिटीज है उनकी रेटिंग क्या है। तो जब आपकी SCR इंप्रूव हो जाएगी, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, ये आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो, ये जितनी ज्यादा अच्छी होगी लोग उतना ही ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे कि ये कंट्री सेफ है। जैसे अभी हमारी S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर ने रेटिंग दे रखी है बी नेगेटिव, और आपका मूडी ने दे रखी है BAA। अब अगर इससे नीचे हम गए और यहाँ पे भी इससे नीचे गए तो हम क्या है, हम गड्ढे में चले जाएंगे। मतलब अभी हमारी सिक्योरिटीज किसमें, गिल्ट एज्ड में। अभी हम अच्छे वाले सेगमेंट में, गिल्ट एज्ड में, कि अभी अच्छी है इनकी सिक्योरिटी। अगर इससे नीचे गए तो हम जंक में पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अभी हमारी रेटिंग डिटीरियोरेट नहीं हुई है कोरोना आने की वजह से भी। अभी पहले भी BBB नेगेटिव थी, वो अभी भी है, और BAA3। अगर इससे नीचे जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हमारी किस्में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी हमारी रेटिंग ठीक है, अभी गिल्ट एज्ड वाले में। अगर इससे नीचे जाएगी तो फिर जंक में पहुंच जाएगी। तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझो, जितनी अच्छी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट। फिर इसकी वजह से आपका फिस्कल डेफिसिट रिफॉर्म्स की वजह से आपकी फिस्कल काउंसिल अगर बन गई होती तो बहुत अच्छा होता। वो फाइट कर लेती आपका फिस्कल डेफिसिट से, वो सारे रिकमेंडेशन देते, लेकिन वो बनाई नहीं है आपने, ठीक है। फिर फिस्कल, ये जो आपका FRBM एक्ट है, ठीक है, इस पे क्या है, ये इस पे फिस्कल इंडिसिप्लिन पे चेक रखता है, ठीक है। चेक रखता है ना भाई कि आपको इतना टारगेट रखना। अगर आप टारगेट नहीं दोगे तो फिर तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी। घर वाले बजट बनाते हैं, बजट भी हम इसलिए बनाते हैं, ऐसे फिस्कल डेफिसिट, ये आपका FRBM एक्ट है। और गवर्नमेंट को इसने फ्लेक्सिबिलिटी भी दी कि भाई आप है ना, जब क्राइसिस हो उस समय आप डेबिट कर सकते हो, लेकिन इसने फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ 0.5% की दी। लेकिन गवर्नमेंट, अब पता है आपको कोरोना का तो किसी को नहीं पता था, नेशनल कैलेमिटीज भी क्या आएगी, छोटी मोटी कैलेमिटीज आती रहती है। अब ऐसा थोड़ी ना पता था कि ये आपका कोरोना आ जाएगा जो पूरे वर्ल्ड को ही ले डूबेगा। तो इस केस में तो डेविएशन जितना हो सकता है उतना, कितना भी डेविएशन हो वो जस्टिफाइड है, ठीक है। तो ये आपके इम्प्लीकेशन फिर FRBM एक्ट में चेंज कर देगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, गुड फिस्कल परफॉर्मेंस को आप इंसेंटिवाइज करो। जो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज दो, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अच्छे से परफॉर्म कर रही है उनको ज्यादा रिसोर्सेज दो, जो पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिकैपिटलाइज करो। फिस्कल कंसोलिडेशन करो। फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब वो सारे काम करो, हम देख चुके हैं, वो सारे काम करो जो आपके फिस्कल डेफिसिट को खत्म करते हैं। अब अगला हम फिस्कल कंसोलिडेशन ही पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क।